गिरावट के माहौल में बाजार संभलने की कोशिश भी फिलहाल नहीं हो पा रही है। नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी शरद दुबे और अभिषेक सत्यव्रतम जुड़ गए हैं। क्लोजिंग कॉल में आने वाले 1.5 घंटे में बाजार के सारे एक्शन पर नजर होगी। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे, कमजोरी 2.25% की कमजोरी निफ्टी में, 3/4% की कमजोरी बैंक निफ्टी में, बिकवाली का दबाव और साथ ही मार्केट की ब्रेथ जो है वो भी फीकी पड़ती हुई, कमजोर पड़ती हुई। तो क्लियरली फर्स्ट हाफ से लेकर सेकंड हाफ तक सेंटिमेंट्स जो हैं वो सुधरे नहीं, उल्टा बिगड़ते हुए नजर आए। आइए बाजार में आने वाले 1.5 घंटे में क्या कुछ आपको बताने वाले, इस पर एक बार नजर करते हैं और उसके बाद एक एक कर सारे के सारे इंपॉर्टेंट टेक्स सब कुछ आपके सामने रखेंगे, फिर स्ट्रैटेजी और उसी के साथ हमारे एक्सपर्ट्स को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। एफएनओ मार्केट चेक 2:05 पर। देखिए, इस वक्त सेंटिमेंट जो है बाजार के काफी कमजोर नजर आ रहे हैं और इन कमजोर सेंटिमेंट्स में सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्केट तोड़ रहा है। तो इन लेवल्स पर एफएनओ में वायदा बाजार की स्थिति कैसी है आपको बताएंगे। क्लोजिंग ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे समझने की कोशिश होगी कि बाजार में इस वक्त किस तरह की चाल है और स्टॉक स्पेसिफिक के रेडार पर क्या है। साथ ही मार्केट्स एट 3 यानी कि 3 बजे बाजार का एक्शन आपको बताएंगे। ऑप्शन के चैंपियन हमारे इस सेगमेंट में ऑप्शन की रणनीति पर फोकस होगा। लगातार फंडामेंटल एनालिसिस हमारी तरफ से जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स 3:10 पर लेकर आएंगे आपके लिए, और साथ ही इवेंट्स और ट्रिगर्स, क्योंकि इन दिनों ट्रिगर्स ग्लोबल बाजार से भी डोमेस्टिक मार्केट से भी ढेर सारे आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बाजार की दशा दिशा इस वक्त देखते हुए बाजार की बड़ी बातें जो हैं आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और बड़ी बातों में इस वक्त इनफैक्ट अगर देखेंगे शरद, लगभग हर जगह हम देख रहे हैं बिकवाली ही बिकवाली। कुछ चुनिंदा प्लेयर्स हैं जहां पर थोड़ा बहुत एक्शन, अदरवाइज मार्केट का मूड तो बिगड़ता हुआ। मानसी, बिगड़ता हुआ मूड जो है आपने सही पकड़ा। स्टार्टिंग से जो था वहां से गिरावट आने लगी। दोपहर में थोड़ी रिकवरी आने की कोशिश हुई थी, लेकिन फिर जो है गिरावट देखने मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल हमने सुबह डिस्कस कर रहे थे कि अभी बचे हुए, वो क्या था? 24,800। अब देखिए 24,800 का भी आंकड़ा जो है उसके नीचे आ गई है। लेकिन डरने की बात नहीं है, कंसोलिडेशन का ही फेज है। अगर आप देखा जाए तो पिछले 3 से 4 सेशन में जो है हमें ये वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है। इंटरेस्टिंगली विक्स जो है वो उतना ज़्यादा भी नहीं उछला है। लेकिन बाजार की बड़ी बातें पे नज़र डालते हैं। निफ्टी 24,800 के नीचे है, 180 अंक का जो है गिरावट देखने मिला। वही निफ्टी बैंक की बात करें तो 55,000 लेवल्स के पास है, 400 अंक नीचे है। तो यहाँ पे भी जो है करेक्शन। हीरो मोटो यहाँ पे जो है कमजोरी दिखा रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली ये जो है एक रिवर्सल हो रहा है ऑटो ट्रेड का, जो पिछले 1-2 सेशन में हमने देखा था कि ऑटो सेगमेंट में बाइंग देखने आ रही है। तो ऑफकोर्स सेक्टोरल चर्निंग तो ज़रूर हो रही है, लेकिन मेटल स्टॉक में बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। चीन में दरों में कटौती का जो है एक सपोर्ट देखने मिल रहा है। और ओवरऑल जो उनकी इंफ्रा रियल एस्टेट सेगमेंट पे अगर चाइना में इंप्रूवमेंट आती है रेट कट से, तो जो है आप कह सकते हैं मेटल स्पेस में प्राइसेस राइज कर सकते हैं। उसका सेकंड ऑर्डर इफेक्ट भारत में भी देखने मिल सकता है। इसलिए जो है लिस्टेड स्पेस में आपके रियलिटी, माफ़ करिएगा, मेटल शेयर्स में यहाँ पे अच्छी मूवमेंट देख रही है। लेकिन रियलिटी और आईटी शेयरों में भी जो है खरीदारी देखने मिल रही है। एक रिवर्स ट्रेड हुआ है, आप कह सकते हैं। कल जो था आईटी स्टॉक्स में जो गिरावट आया था, एक टाइप से शॉर्ट कवरिंग जो है खासकर कि बिग टेक स्टॉक्स में, इन्फोसिस, टीसीएस, इनमें जो है हमें यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी देखने मिल रही है। बट लार्जली जो है सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट जो है ज़्यादा हमें देखने मिल रहा है। तो ऑफकोर्स मार्केट जो है टूवर्ड्स द डाउन साइड जो है ट्रेंड कर रहा है। लेकिन कुछ बिग बजर्स भी है मानसी, जहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक जो है आपकी नज़र होनी चाहिए। तो यहाँ पे बिग बजर्स क्या लग रहा है मानसी, ज़रा बताएंगे क्या स्टॉक मूविंग है? ऑफकोर्स थोड़ा सा सेक्टर मूविंग तो हम बता रहे हैं, उसमें भी आई थिंक आप टच अपन करेंगे, बट अर्निंग्स इंपॉर्टेंट है और कुछ ट्रिगर्स भी हैं। तो क्या क्या रहेंगे मानसी? बिल्कुल, बजिंग मोमेंटम वैसे अगर देखा जाए तो स्टॉक स्पेसिफिक ही इस वक्त है। और जैसे कि आपने बताया सेक्टर्स, इनफैक्ट आज सुबह जब बाजार खुला था तब एटलीस्ट आईटी और मेटल स्पेस से तो सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन इस वक्त वहां से भी बिकवाली का दबाव ही है। और हर क्षेत्र में इस वक्त अगर आप देखेंगे कमजोरी है। दिग्गज कंपनियां जो हैं वो भी इस वक्त मार्केट को संभालने का काम नहीं कर पा रही है। मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, स्टॉक्स लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, इन तमाम शेयरों से बिकवाली का दबाव। और ये बिकवाली जो है लिटरली बाजार खुलने के साथ साथ जो चली है वो इवेंचुअली बढ़ती ही नजर आ रही है। और ग्रेजुअल डाउन ट्रेंड्स जो इन सारे स्टॉक्स में भी देखने को मिल रहा है। रिफ्लेक्शंस जो है वो इंडेक्सेस पर भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की भी अगर बात करें, बिकॉज रिजल्ट
बैक्ड एक्शन भी अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ईटी नाउ स्वदेश ने कल आपको एक खबर बताई थी प्रोटीन ई गोव को लेकर, कल 20% का लोअर सर्किट वहां पर लगा था और उसी खबर का इवेंचुअल इम्पैक्ट आज के सत्र में भी देखने को मिल रहा है। आईटी विभाग के पैन 2.0 में शामिल ना किए जाने की वजह से कंपनी को नुकसान और उसका इक्विटी मार्केट पर स्टॉक पर भी फर्क पड़ता हुआ दिखा है। 2 दिनों में करीब 30% की गिरावट देख चुका है स्टॉक और आज बाजार खुलने के साथ साथ इसे हमने आपके सामने भी रखा था, फिर से गिरावट का रुझान। लेकिन क्वेस्ट कॉर्प अगेन मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी के डेटा पॉइंट्स और नंबर्स जो हैं ठीक है, बावजूद इसके स्टॉक में जो है डाउनसाइड एक्शन देखने को मिल रहा है। हमारे साथ जब एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे उनसे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार कौन से वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिसके चलते क्वेस्ट कॉर्प में हम बिकवाली का दबाव देख रहे हैं। तो ये एक स्टॉक है जिस पर खास तौर से नजर रखनी चाहिए। डाउनसाइड एक्शन ही इस वक्त अगर आप देखेंगे मार्केट्स में देखने को मिल रहा है, लेकिन इस डाउनसाइड में एकमात्र अपसाइड अगर आज बिग बजिंग स्टॉक्स की लिस्ट में हमारे पास है तो वो है डीएलएफ का काउंटर। ऑफकोर्स डीएलएफ में FY25 के घरों की रिकॉर्ड बुकिंग, क्वार्टरली अपडेट्स का सिलसिला जब रियल एस्टेट का चला था तो तमाम जो बड़ी दिग्गज रियल एस्टेट कंपनियां उनके क्वार्टरली अपडेट्स पॉजिटिव थे। उसके बाद एक एक कर नतीजे आए, डीएलएफ के भी नंबर्स से ठीक बाद हम देख रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स लगातार ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रियल एस्टेट काउंटर्स। और साथ साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ईटी नाउ स्वदेश ने कल ही आपको बताया था कि महाराष्ट्र में नई हाउसिंग पॉलिसी का ऐलान होने की संभावना है। उस खबर पर मोहर लगते हुए 18 साल बाद नई हाउसिंग पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। स्लम रिहेबिलिटेशन, अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस रहेगा और ये खबर कल जब क्लोजिंग कॉल 2 से 3:30 बजे के बीच हमने हमारे संवाददाता ने आपके सामने रखी थी और आज इस खबर पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। चलिए ये सारे के सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स और एक्शन है, लेकिन अब सीधा आ जाते हैं इंडेक्स पर। और इंडेक्स पर निफ्टी, बैंक निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट्स कल मिड कैप स्मॉल कैप से एटलीस्ट सपोर्ट तो मिल रहे थे, लेकिन आज वहां से भी सपोर्ट गायब है। कल चलिए मार्केट की ब्रेथ जो थी वो पॉजिटिव थी, लेकिन आज एडवांस डिक्लाइन रेशियोज की अगर बात करें तो डिक्लाइंस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और इंपॉर्टेंट लेवल हम लगातार ये कह रहे थे कि 24,800 तक बाजार निफ्टी जब तक का इन लेवल्स को टिका कर रखता है तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभिषेक आज तो 24,800 को भी तोड़कर उसके नीचे निफ्टी जा गिरा है। कमजोरी जो है हर तरफ से है, मार्केट ब्रेथ भी कमजोर, साथ ही फेयर इंडिकेटर से तो फेयर कायम ही है। मानसी, थोड़ा तनाव तो बढ़ा है। देखिए मैंने 24,700 से 800 वाली रेंज कही थी कि उसमें एक क्रूशल सपोर्ट है और उसको टेस्ट कर लिया है निफ्टी ने। क्लोजिंग बेसिस पर देखते हैं कि आज क्लोजिंग कहां पर होती है। लेकिन देखिए 2 धड़े थे बाजार के जहां पर आज हम थोड़े से तेजी देख रहे थे। एक था मेटल और दूसरा था आईटी। इस वक्त आप देखिए मानसी, दोनों के दोनों इंडेक्स लेवल पर निफ्टी रियल्टी और निफ्टी आईटी दोनों लाल निशान में जाके कारोबार कर रहे हैं। तो अचानक से क्या हुआ, मैं ग्लोबल बाजारों का मूड भी चेक कर रहा था। यूरोप में जो शुरुआत हुई है थोड़ी सी नरम जरूर हुई, लेकिन किसी चिंता के संकेत वहां से नहीं है। डाउ फ्यूचर में 40-50 अंकों की हल्की सी गिरावट है। बाकी अपने फंडामेंटल को लेकर कोई तनाव की बात नहीं है। तो आखिर ऐसी क्या चीज हुई कि बाजार के मूड को थोड़ा डेंट लगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं कोरोना का एक नया स्ट्रेन आया है, उसको लेकर चिंता हो सकती है। मे बी, मतलब हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई टेंशन वाली चीज नहीं है। अब ये 1000 पॉइंट चला था बाजार, ये सबको पता है। और सेक्टोरल चर्निंग आज हो रही है। स्टॉक्स में हमने देख रहा है कि ऑटो स्टॉक्स में लोगों ने पैसे बनाए और आज थोड़े से पैसे मुनाफा वसूली के मूड में दिख रहे हैं। तो ये चीज निश्चित तौर पर दिख रही है। बैंक निफ्टी अपने बहुत ही क्रूशियल लेवल के आसपास है, 55,000 के आसपास कारोबार कर रहा है। निफ्टी बिल्कुल अपने 24,700 से 800 वाली जो रेंज है जहां पर सपोर्ट है उसके बीच आके कारोबार कर रहा है। और अब ये मिड कैप में, स्मॉल कैप में 6 सत्र की लगातार तेजी हुई थी, थोड़ी बिकवाली हो रही है। हो सकता है लोगों को लगा कि नहीं थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग का ये समय बाजार में आ गया है। अदरवाइज कोई बड़ी चिंता बाजार के लिए फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है और ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग ही लग रही है फिलहाल। तो अपने एक्सपर्ट का व्यू लेंगे, लेकिन मान लीजिए 24,700 भी अगर टूटता है तो फिर उसके बाद जो नया सपोर्ट बाजार के लिए दिख रहा है वो दिख रहा है 24,500 का। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, अब इस वक्त अगर हम बाजार को एसेस करके देखें तो 25,000 एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। 25,000 से लेकर 25,100 की ये जो रेंज है, इसमें बाजार जाके मतलब अगर बाउंस करता भी है तो शायद थोड़ा सा जाके फंसेगा। निफ्टी बैंक
क्रूशियल लेवल पर है, 55,000 के बेहद करीब है। यहां से अगर मान लीजिए 55,000 को होल्ड नहीं करता है, अगर गिरावट आती है तो फिर 500-700 पॉइंट के दायरे निफ्टी बैंक में निश्चित तौर पर यहां से खुलते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ना तो फंडामेंटली ना तो सेंटिमेंटली ऐसी कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि आपको स्क्रीन पर फिलहाल दिख रही है कि गिरावट अचानक से आई है और जिन शेयरों से सहारा मिल रहा था उन्होंने भी अपने गेंस को गवाई है। ये ज्यादा चिंता वाली बात है कि मेटल और आईटी का भी गिरना ये थोड़ा सा चिंताजनक बाजार में जरूर है। अपने एक्सपर्ट को जोड़ेंगे और उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी रणनीति अब बचा हुआ जो सत्र है करीब 1.5 घंटे के आसपास का क्या होनी चाहिए, स्टॉक्स में आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे, क्लोजिंग ट्रेड लेकर आएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर। एक्सक्लूसिव डिटेल लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ हैं। प्रकाश, लगातार हमारी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हो रही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर, उनकी कीमतों में कटौती को लेकर खबर आ सकती है, जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए राहत की खबर है और इसके कई वजहें हैं। एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल की बिक्री पर जो उन्हें प्रॉफिट है उसमें बढ़ोतरी हो रही है इंटरनेशनल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ एलपीजी के ऊपर जो उन्हें घाटा हो रहा था डोमेस्टिक एलपीजी की बिक्री पर, उसमें भी कमी आई है। अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, पेट्रोल पर प्रति लीटर करीब 10 से 11 रुपए का प्रॉफिट है, वहीं डीजल पर करीब 7 से 8 रुपए प्रति लीटर का प्रॉफिट है। उसी तरीके से डोमेस्टिक एलपीजी पर जो घाटा है 2 महीने पहले तक जहां 260 रुपए प्रति लीटर के आसपास था, उसमें कमी आई है और ये कम होकर 150 रुपए प्रति लीटर के आसपास रह गई है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है अगर आप ओएमसीज की बात करें, और इसकी वजह से इस बात की मांग जो है वो तेज़ हो चली है कि अब पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करने का सही वक्त है। इन फैक्टर्स को अगर आप ध्यान में देखें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अब ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि जो लॉस है वो पेट्रोल डीजल की बिक्री पर जो प्रॉफिट है उससे कॉम्पनसेट हो जा रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट है। लेकिन जो प्रीवियस लॉसेस हुए हैं उसकी रिकवरी अभी बाकी है। हालांकि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जल्द ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इससे संबंधित कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। एक्साइज ड्यूटी में पहले ही बढ़ोतरी कर दी गई है प्रति लीटर 2 रुपए के हिसाब से, तो ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ओवरऑल प्रॉफिट है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अभी, लेकिन कब फैसला लिया जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। ऑयल मिनिस्ट्री से जुड़े जो हमारे सोर्स हैं उनका कहना है कि काफ़ी फेवरेबल कंडीशन है पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की अगर बात करें, क्योंकि क्रूड की कीमतें भी एक रेंज में रहने वाली हैं, इस बात के अनुमान है। और साथ ही साथ और कोई ऐसा फैक्टर इस वक्त दिख नहीं रहा है जिससे कि कीमतों में अचानक से कोई तेजी की स्थिति बने। ऐसे में काफ़ी फेवरेबल कंडीशन है। हालांकि कोई भी फैसला लेने से पहले जो तमाम फैक्टर्स हैं उसको ध्यान में रखा जाएगा और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया। देखिए, वेलकम स्टेप होगा और निश्चित तौर पर कंज्यूमर के लिए राहत होगी। ये पेट्रोल डीजल सस्ता हो तो मतलब इकोनॉमी को भी उसका फायदा होता है, ट्रांसपोर्टेशन लागत भी घट जाती है, फिर चीज़ें सस्ती होती है, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट करना आसान हो जाता है। लेकिन चूंकि ये रेगुलेशन वाली चीज़ है, सरकार का इस पर हम कह सकते हैं कि ये डीरेगुलेटेड जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के इस पर निगरानी जरूर रहती है। तो देखते हैं कि प्राइस कट कब आता है। वैसे जो आंकड़े हैं कि पेट्रोल पर ओएमसीज को यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 10 से 11 रुपए का फायदा हो रहा है और डीजल की बिक्री पर 7 से 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो हो सकता है कि इस फायदे के चलते थोड़ी सी राहत देने की कोशिश की जाए। फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर है, कुछ पुख्ता जानकारी आती है, आधिकारिक जानकारी का हम इंतजार करेंगे, उसके बाद ही हम स्टॉक्स को लेकर कोई व्यू अपने एक्सपर्ट से लेंगे। लेकिन चलिए, एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ हैं, कुणाल परार हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके अलावा रुचि जैन हमारे साथ हैं और साथ ही साथ राजेश पालविया भी जुड़ जाएंगे एक्सिस सिक्योरिटी से हमारे साथ। तो 3 एक्सपर्ट तैयार हैं और शो की शुरुआत करते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। शुरुआत रुचि जी आपसे करेंगे, एक बार निफ्टी पर व्यू दीजिए। ये जो अचानक से गिरावट आई है, आप इसकी वजह क्या देख रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, क्यों गिरा बाजार? कहा यह भी जा रहा है कि कोरोना को लेकर थोड़ा सा डर है जो बाजार में फैल रहा है। 11 राज्यों में नया स्ट्रेन पाया गया है कोरोना का। नमस्ते अभिषेक जी। मुझे लगता है कि कोरोना से ज्यादा असर ये प्रॉफिट बुकिंग का है, क्योंकि हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि मार्केट ने एक वन वे तेजी दिखाई है बिना कुछ पुल बैक मूव पे, कि जहाँ पे हमने कोई भी सिग्निफिकेंट डाउन मूव नहीं देखा है। सो जस्ट मोमेंटम रीडिंग्स या अपमूव के बाद थोड़े ओवरबॉट सेटअप्स में थे, और जनरली जब इतने ओवरबॉट जोन्स आ जाते हैं तो मार्केट में पुल बैक मूव या करेक्शंस, जिसे हम प्रॉफिट बुकिंग भी कहते हैं, ऐसी प्रॉफिट बुकिंग रहती है।
फिलहाल तो जो शॉर्ट टर्म के सपोर्ट्स है वो अब तक ब्रेक नहीं हुए। जो 20 दिन का मूविंग एवरेज है 20 डेमा, वो 24,400 से 24,500 के रेंज में है। सो हमें लग रहा है कि ये जस्ट एक रेगुलर पुल बैक मूव है, क्योंकि मार्केट पिछले कुछ दिनों में काफी रनअप दे चुका था। आई डोंट थिंक कि इतना कुछ ज्यादा चिंताजनक विषय है जो फिलहाल कोरोना का न्यूज फ्लोज हम देख रहे हैं। बट यस नो, अगर एकदम नियर एक दो ट्रेडिंग सेशन में देखें तो ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी कंटिन्यू रह सकती है। और एक बार मार्केट 24,400 से लेके 24,500 की रेंज में अगर आता है, तो वहां पे फिर से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनने फेवरेबल बनेंगे खरीदारी करने के लिए। तो फिलहाल हम भी हमारे क्लाइंट्स को यही सलाह दे रहे हैं कि ये बाय ऑन डिप का मार्केट है। वेट करें मार्केट्स को सपोर्ट के आसपास तक का आने का। जैसे सपोर्ट के आसपास आते हैं वहां पे फिर बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। लेकिन बाय ऑन डिप का मार्केट है, ये प्रॉफिट टेकिंग ही हो रही है। कोरोना वाला मसला मतलब ठीक है, वो खबरों में आएंगी चली जाएंगी, भूल जाइए, मतलब कोई टेंशन की बात नहीं है। वो सीरियस थे, शुरुआत के जो 2-3 स्ट्रेन थे ना वो घातक थे। अदरवाइज कोरोना रहेगा, उसके साथ जीना लोगों को सीखना भी पड़ेगा। लेकिन निफ्टी 225 अंक नीचे है और जो क्रूशल सपोर्ट लेवल है 24,700 का, बिल्कुल उसके आसपास आकर ये कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, लेकिन स्टॉक्स में मौके कहां पर हैं ये समझते हैं अपने एक्सपर्ट से और लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड। कुणाल जी, शुरुआत आपसे करेंगे क्लोजिंग ट्रेड की। थोड़ा गिरावट का माहौल है, जो शेयर चल भी रहे थे उन्होंने भी अपनी तेजी सरेंडर कर दी। आप बताइए कि आपके जो सौदे हैं क्लोजिंग के लिए, क्या वो तेजी वाले हैं या फिर कोई शॉर्ट कॉल भी आप लेकर आए हैं? वेल, टाइमिंग के लिए जो ट्रेड है वो पर्टिकुलरली लॉन्ग वाले ही है, शॉर्ट वाले फिलहाल नहीं है। सबसे पहला जो है स्टॉक वो यूटीआई एएमसी को लेके है। फिलहाल 880 पॉइंट के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अच्छी खासी मोमेंटम में स्टॉक है और पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी रैली भी हमें स्टॉक में देखने को मिली है। इतना ही नहीं, अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम की बात करूँ तो फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी हमें स्टॉक में देखने को मिला है और डाउनवर्ड फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी है। तो मल्टीपल ऐसे इक्वेशन ऐसा बन रहे हैं जिसके बेस पे आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी रैली हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सो यूटीआई एएमसी सबसे पहला खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे हम जो एसएल यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे वो रहेगा 1110 का। फिलहाल 1180 के अराउंड यूटीआई एएमसी ट्रेड कर रहा है। 1110 का यहाँ एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो 1243 का पहला टारगेट है एंड जैसे ही वो ब्रेक होगा आपको 1338 का भी टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड दूसरा जो स्टॉक है जहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम रिसेंट डेज में देखने को मिली है वो सीमेंट पैक्स से है। जेके लक्ष्मी सीमेंट अगेन सेम फॉर्मेशन, फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट ऑन आर्ली चार्ट। इतना ही नहीं 20, 50, 100 एमए के ऊपर आर्ली चार्ट पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और जिस हिसाब से वीकली चार्ट में कंफर्मेशन मिल रहा है आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी रैली हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट जो फिलहाल 882, 883 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। 853 के एसएल यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। 913 का पहला टारगेट है एंड जैसे वो ब्रेक होता है 955 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो जेके लक्ष्मी सीमेंट एंड यूटीआई एएमसी दोनों यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। जेके लक्ष्मी सीमेंट पे जो है नज़र रखिएगा, कुणाल के पिक्स है। लेकिन ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक पे देखिए यहाँ पे गिरावट जो है बढ़ रही है। ऑफ कोर्स देखिए यहाँ से लगभग आप कह सकते हैं 10 शेयर्स, अगर टोटल 12 शेयर्स है इस इंडेक्स में, जो है हरे निशान जो है माफ़ करिएगा रेड साइन पे आ चुके हैं। अब देखें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लेकिन अपने आप को जो है मेंटेन करके रखा है, टुवर्ड्स द ग्रीन साइड पे है, उसमें भारी गिरावट नहीं देखने मिल रही है। मिड कैप बैंक है, यहाँ पे जो है ओवरऑल नंबर्स जो है यहाँ पे Q4 नंबर्स जो है डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स आए थे पर अपने आप को होल्ड कर रहा है करंट लेवल्स पे। लक्ष्मीकांत जी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है यहाँ पे लगता है कि ये होल्ड कर पाएगा आज का सेलिंग? जी, जिस हिसाब से पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, उस हिसाब से तो लग रहा है ये जो इसका जो बेस स्ट्रक्चर है उसको ये होल्ड कर सकता है। बशर्ते यहाँ पर हमें 20 DMA लेवल दिखाई दे रहा है अराउंड दी जोन ऑफ 675 680, जो कि अहम सपोर्ट है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। अगर ये इसको होल्ड करता है तो यहाँ से हम एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव देख सकते हैं टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 706 to 715।
बट 680 का लेवल काफी अहम वाइटल रोल प्ले कर सकता है एयू बैंक के लिए, तो उसके ऊपर इसको ट्रेड करना जरूरी है। अगर उस सपोर्ट को ये डिफेंड कर ले जाता है देन आफ्टर हमें पुल बैक मूव देखने को मिलेगा। ऑन द फ्लिप साइड अगर ये 680 के नीचे क्लोजिंग देता है तो हमें एक फर्दर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, जो कि इस स्टॉक को 665 से 660 की रेंज की तरफ नीचे की ओर पुश कर सकती है। बिल्कुल। और लक्ष्मीकांत जी, आपके ट्रेडिंग पिक्स क्या रहेंगे? जी, जिस हिसाब से हमें मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है उस हिसाब से हमें ये नजर आ रहा है कि थोड़ा और करेक्शन बढ़ सकता है। बट निचले निचले साइड की तरफ अगर हम देखें तो 24,400 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां से एक बाउंस बैक आने का उम्मीद हम रख रहे हैं। सो जो पहला ट्रेड है वो सेल का ही है। जो हमारा सेल का रिकमेंडेशन है वो यूपीएल में हमें एक फॉलिंग राइजिंग चैनल का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है डेली के चार्ट पर, और इसके अलावा बेरिश क्रॉस ओवर भी हमें इंडिकेटर ऑसिलेटर में दिखाई दे रहे हैं। बशर्ते हमें थोड़े से पुल बैक का इंतजार करना है। अगर हमें 640 के लेवल्स ऊपर की तरफ मिलते हैं तो हमें यूपीएल को शॉर्ट करना है। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 656 का रहेगा, और जो हमारे टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 608 के। दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो बाय का रिकमेंडेशन है। वो हमारा निकल कर आ रहा है ओएनजीसी में। आज हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला था ओएनजीसी में। हालांकि ड्यू टू प्रॉफिट बुकिंग इन मार्केट हमें यहाँ पर भी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बट निचले स्तर पर एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 244 242 के आसपास। तो हमें लगता है कि जब तक 244 के लेवल मेंटेन रखता है ये ओएनजीसी, हमें एक पुल बैक मूव आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। तो ओएनजीसी में बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा। यहाँ पर जो हमारे टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 262 के, और स्टॉप लॉस हमें मेंटेन रखना है 244 का। ठीक है, मुश्किल है इस बाजार में फिलहाल ट्रेड्स खोजना, लेकिन फिर भी हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स लगातार दोनों तरफ के ट्रेड्स आपको निकाल कर बता रहे हैं, और एक खरीदारी की कॉल और साथ ही एक बिकवाली की कॉल लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। ओएनजीसी खरीदने की राय, यूपीएल में बिकवाली, फ्यूचर्स में बिकवाली की राय। स्ट्रैटेजी लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं हम। साथ ही 2 कॉल्स खरीदारी की कुणाल जी की तरफ से। रुचित, गुड आफ्टरनून। आपसे भी जानना चाहेंगे, बाजार इस वक्त इनके निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। एक रिजल्ट बैक्ड एक्शन भी है, हिंडाल्को के नतीजे आए हैं जिसे हम एक बार दिखाएंगे भी, और इनफैक्ट फ्लैश भी कर रहे हैं, इन पर भी बातचीत होगी। लेकिन आपके क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे वो पहले जानना चाहेंगे। जी, वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। वेल, आज मार्केट को देखते हुए एक ही ट्रेडिंग रेकमेंडेशन है मेरी तरफ से, वो है कोल इंडिया में खरीदारी की सलाह। एक अच्छा कंसोलिडेशन पिछले कुछ समय में देखा गया, और आज ये स्टॉक ने अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को सरपास किया है काफी समय बाद, और आज के वॉल्यूम्स भी देखे इस अपमूव में, तो मार्केट पिछले कुछ दिनों के एवरेज से कई बेहतर वॉल्यूम्स हुए। सो हमें लग रहा है कि एक लो बीटा नेम है कि जहाँ पे अगर मार्केट में ये पुल बैक मूव थोड़ी एक्सटेंड होती है 24,500 तो भी ज्यादा रिस्क नहीं है यहाँ से। तो कोल इंडिया में 400 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह है, 434 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो चलिए ये एक राय और एक कॉल खरीदारी की। रैशनल अप्रोच हमारे एक्सपर्ट्स भी लगातार बता रहे हैं, बिकॉज इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर इस मार्केट में कोई राय, कोई एडवाइस स्टॉक स्पेसिफिक भी देना। दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड बाजार में देखने को मिला है। इस बीच हमारे साथ राजेश पालविया जैन भी जुड़ गए हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आपकी तरफ भी आपके ट्रेड्स जानने के लिए आएंगे, लेकिन एक बार हिंडाल्को के नंबर्स को एड्रेस कर लेते हैं। हिंडाल्को के नतीजे, वैसे तो नोवेलिस के नंबर्स आ चुके थे, लेकिन हिंडाल्को के नंबर्स पर फोकस था। नंबर्स से ठीक पहले स्टॉक में पॉजिटिव मूव्स थे। नंबर्स के साथ साथ भी स्टॉक में अच्छी मजबूती इस वक्त नजर आ रही है, बिकॉज नतीजे अच्छे आए हैं। मार्जिन्स के फ्रंट पर इजाफा 10% से मार्जिन्स जो है वो बढ़कर 11% जाते हुए दिखे हैं। कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है 5 रुपए प्रति शेयर के। मुनाफा 1561 करोड़ पर पोस्ट हुआ है। वैसे तो बढ़त है 1412 करोड़ से 1561 करोड़ पर सालाना आधार पर, लेकिन हमारे अनुमान जो थे उससे कम मुनाफे का आंकड़ा आता हुआ दिखा है। आय के फ्रंट पर भी बढ़त है, 22,140 करोड़ से कंपनी के रेवेन्यूज बढ़े हैं। 25,116 करोड़ पर कंपनी की रेवेन्यू जो है ये पोस्ट होती हुई दिखी है। तो हर लिहाज से नतीजे पॉजिटिव हैं। डिविडेंड अनाउंसमेंट है। नोवेलिस के नंबर्स के ठीक बाद हिंडाल्को के नंबर्स में पॉजिटिविटी और उसका एक इम्पैक्ट है, जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं 660 के लेवल्स पर। हालांकि नोवेलिस 60 to 70% कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल इनके टोटल रेवेन्यूज पर, और इसी के चलते आज के नतीजों पर ज्यादा असर या उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देना था। लेकिन हिंडाल्को के नंबर्स जो हैं काफी अच्छे हैं, और इसी के चलते कमजोर बाजार में भी स्टॉक में एक मूव जरूर देखने को मिल रही है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। कमिंग टू यू, बताइए, एक तो हिंडाल्को पर भी अपनी राय दीजिएगा। ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स
नंबर्स अच्छे हैं और अच्छे नंबर्स के साथ साथ स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन है। साथ ही आपके क्लोजिंग ट्रेड्स भी बताइएगा। गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो देखिए, आज मेटल स्पेस में थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट तो बना हुआ है, और अगर हम देखें तो हिंडाल्को भी एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए देखने को मिला है पिछले कुछ हफ्तों से। जिस तरीके के स्ट्रक्चर है, हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 645 650 के ऊपर बना हुआ है, ट्रेंड यहाँ पे बुलिश साइड में ही एग्जिबिट होते हुए दिखेगा। हालांकि नंबर के चलते थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जरूर बनी है, लेकिन मार्केट में भी थोड़ा सा अगर हम देखें तो पिछले आधे घंटे में एक शार्प सेलिंग भी बनी है, तो थोड़ा स्टॉक अभी साइडवेज बिहेवियर दिखा रहा है। बट हमें लगता है कि ये नंबर के बाद की जो वॉलेटिलिटी अगर ये एब्जॉर्ब होती है, 650 के ऊपर सस्टेन रहता है, तो यहाँ पे एक फॉलोअप बाइंग एक्शन बनते हुए दिख सकती है टुवर्ड्स 675 685 की तरफ। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। 650 के स्टॉप लॉस से पोजीशन अभी भी होल्ड रखी जा सकती है। रही बात स्टॉक स्पेसिफिक, आज जो अप्रोच है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट है। जो लॉन्ग साइड में स्टॉक पसंद आ रहा है वो है भेल का। यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रक्चर वीकली चार्ट पे बना हुआ है, और स्टॉक कंफर्टेबली 3-4 दिनों से अगर हम देखें तो 200 दिन के मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। हालांकि वॉलेटिलिटी के चलते ये स्टॉक भी थोड़ा साइडवेज अभी बिहेवियर दिखा रहा है, लेकिन हमें लगता है कि जैसे ही मार्केट में सप्लाई प्रेशर थोड़ा सा पॉज लेता हुआ दिखेगा, तो ये स्टॉक में एक अप मूव बन सकता है। भेल के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 264 की तरफ, डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 243 का। दूसरा स्टॉक है वो शॉर्ट साइड का, और उसमें हमें लगता है वरुण ब्रेवरेजेस को, यहाँ पे वीबीएल को शॉर्ट किया जा सकता है। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो ये अब 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल चुका है। अपने इमीडिएट सपोर्ट लेवल को भी ये ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकडाउन डेली चार्ट पे होते हुए दिखा है। हमें लगता है वरुण ब्रेवरेजेस अगर ये 485 के नीचे ही सस्टेन रहेगा, तो इसका नेक्स्ट लोअर साइड का टारगेट 465 की तरफ बन सकता है। तो वीबीएल पे शॉर्ट करने की सलाह है विद स्टॉप लॉस ऑफ 492। हमारे चारों ही टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने मिलकर कुल मिलाकर 8 कॉल्स दी है, जिसमें से 2 कॉल्स बिकवाली की है। वरुण बेवरेजेस पर बिकवाली की राय, और साथ ही यूपीएल में बिकवाली डाउनसाइड विजिबल नजर आती है लक्ष्मीकांत जी को। इसके अलावा ओएनजीसी, जेके लक्ष्मी सीमेंट, यूटीआई, एएमसी और साथ ही बीएचईएल जैसे काउंटर्स, वहीं कोल इंडिया पर खरीदारी के मौके। तो अब भी कुल मिलाकर 6 कॉल्स है जहां पर खरीदारी के मौके हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं देखते हैं। ये सारी कॉल्स लगातार आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश करते रहेंगे। लेकिन चलिए बिग एक्शन स्टॉक्स में आज क्या है खास जान लेते हैं। ये बताने के लिए वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए वरुण। तो देखिए, थोड़ी देर पहले राजेश पालिया जी बता रहे थे कि किस तरह से वरुण बेवरेजेस में बिकवाली करनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आज आप देखेंगे तो जितने भी खपत वाले स्टॉक्स हैं ना, वहाँ पे आपको अच्छी खासी गिरावट देखने मिलेगी। और मेरा पहला स्टॉक वही है इटर्नल। अगर आप देखेंगे तो एक खबर आई, यानी कि जोमेटो, एक खबर आई कि शेयर होल्डर्स ने जो फॉरेन ओनरशिप है 49.5% का जो कैप है उसको अप्रूवल दे दी है। हालांकि बोर्ड पहले अप्रूव कर चुका था, अब यहाँ पे शेयर होल्डर्स का अप्रूवल आया। लेकिन उसके बाद देखिए, इस अच्छी खबर के बावजूद स्टॉक में करीब 3.5-4% के आसपास की गिरावट है। कुछ हद तक अगर आप देखेंगे तो सेल ऑन न्यूज़ है। और दूसरा, आज जितने भी कंजम्पशन वाले स्टॉक्स है ना, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छा खासा दबाव देखने मिलेगा। अगला स्टॉक है अशोक लेलैंड। आज के गिरावट वाले बाजार में भी अगर आप देखेंगे तो अशोक लेलैंड में आपको हरे निशान में कारोबार देखने मिलेगा। जितने ऑटो स्टॉक्स है वहाँ पे गिरावट है, लेकिन अशोक लेलैंड स्टैंड आउट कर रहा है। और यहाँ पे हरे निशान में कारोबार हो रहा है, वो इसलिए है क्योंकि 23 तारीख को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे ये बोनस शेयर देने पे विचार करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, इस खबर का इम्पैक्ट जो है वो आपको अशोक लेलैंड पे देखने मिल रहा है। काफ़ी सारी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, उसमें एक बैंकिंग स्टॉक है, मिड कैप बैंकिंग स्टॉक, वो है करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक को आप देखिएगा, यहाँ पे हरे निशान में कारोबार हो रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी के नतीजे अच्छे थे। सबसे पहले आप देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम 15% की, वहाँ पे करीब 9% के आसपास की बढ़ोतरी है। मुनाफे में 12.5% की बढ़ोतरी है। लेकिन इंपॉर्टेंटली अगर आप देखेंगे तो एनपीएस में सुधार देखने मिला है। ग्रॉस एनपीए में 7 बेसिस पॉइंट और नेट एनपीए में 20 बेसिस पॉइंट के आसपास का सुधार देखने मिला है। इसके लिए आप देख रहे हैं करूर वैश्य बैंक में आपको तेजी देखने मिल रही है। अब बात करते हैं एक स्पेस की जो कल सबसे ज़्यादा तेज़ी में था, आज वहाँ पे सबसे ज़्यादा गिरावट देखने मिल रही है, और वो है रेलवे स्टॉक्स। इनकी रफ्तार पे आज ब्रेक लगा है। आप देखिए, रेलटेल, इरकॉन, टीटागढ़ वैगन, ये जितने भी रेलवे स्टॉक्स थे आज इनमें भारी भरकम गिरावट देखने मिल रही है। करीब 3 से 5.5% के आसपास की गिरावट जो है इन स्टॉक्स में देखने मिल रही है। तो ये आज का सबसे बड़ा हाईलाइट है। जितने भी रेलवे स्टॉक्स है उनकी आज धुलाई हो रही है, ऑफ ट्रैक हो चुके हैं ये सब। लेकिन सरकारी कंपनियां, कुछ सिलेक्टिव सरकारी कंपनियां जो है वहाँ पे आज आपको बाइंग देखने मिल रही है। मिसाल के तौर पे आप देखिएगा
कोल इंडिया यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी है, एनएलसी इंडिया यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी है। और इनफैक्ट ये दोनों कंपनियां जो है पावर रिलेटेड है तो वहाँ पे तेज़ी है। गेल में तेज़ी है, ओएनजीसी में तेज़ी थी। इसके अलावा सेल में अगर आप देखें तो वहाँ पे भी तेज़ी है। इनफैक्ट सेल में तो ये भी इम्पैक्ट है जो सुबह चीन ने रेट कट किए हैं उसका इम्पैक्ट जो मेटल काउंटर्स में है उसके लिए सेल लीड करता हुआ। लेकिन जितने भी पीएसयू कंपनी है, खासकर अगर आप देखेंगे सिलेक्टिव पीएसयू कंपनी भेल को भी आप देख लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको तेज़ी देखने मिल रही है। तो कुछ सिलेक्टिव पीएसयू पॉकेट्स है जहाँ पे आज खरीदारी देखने मिल रही है, यहाँ पे आप नजर रखिएगा। बिल्कुल वरुण, सही मायने में बिग एक्शन स्टॉक से ही, क्योंकि अब ऐसे बाजार में चल क्या रहा है इसे तो मानो माइक्रोस्कोप से ही ढूंढना पड़े, और सरकारी कंपनियां जो है वो अच्छा खासा एक्शन दिखा रही है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत रिजल्ट बैक्ड एक्शन भी देखने को मिला है। हालांकि बाजार दिन के निचले स्तरों पर है। सेंसेक्स में 30 में से करीब 26 शेयरों में बिकवाली, निफ्टी में 50 में से 41 शेयरों में बिकवाली और बैंक निफ्टी के 12 में से 10 शेयरों में गिरावट है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। क्लोजिंग कॉल में बाजार की गिरावट बढ़ती ही जा रही है और अब निफ्टी 24,700 के बेहद करीब जाके कारोबार कर रहा है। 250 अंकों के आसपास की गिरावट आपको दिखेगी और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर जो गिरावट है 525 अंकों के आसपास की है। तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा है और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के 43 शेयरों में गिरावट है। सिर्फ 7 शेयर इस वक्त मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। इंडेक्स के कुछ शेयरों पर चर्चा करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मीकांत शुक्ला हैं, कुणाल परार हैं और राजेश पालविया हमारे साथ हैं। राजेश जी, इटर्नल आज निफ्टी का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है। 3 दिनों की जो दमदार बढ़त थी कल और आज में पूरी की पूरी गंवा दी है। और गिरेगा क्या इटर्नल का शेयर, यानी कि जोमेटो का शेयर यहां से? आई थिंक अभिषेक जी यस, थोड़ा और प्रेशर देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 220। हमें लगता है इसका नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट है। तो हमें लगता है गिरावट में स्टॉक 220 के आसपास आ सकता है। वहां पे इसको एक बार फिर रिव्यू करना चाहिए। अगर ये 220 के नीचे फिसलता है तो हमें लगता है कि एक सिग्निफिकेंट सप्लाई प्रेशर यहाँ पे और माउंट होते हुए दिखेगा एंड देन स्टॉक में और लोअर लेवल बन सकते हैं। बट हमें लगता है टाइम बिंग के लिए जो एक करेक्शन बना है ये 220 के आसपास का ही रुकना चाहिए। ठीक है, 220 के आसपास आकर रुकना चाहिए। इटर्नल की ये गिरावट फिलहाल आप इसको देखेंगे 230 रुपए के नीचे आके कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। बीएल का शेयर आज शुरुआत थोड़ी कमजोर हुई थी। कल हमने सपाट क्लोजिंग देखी थी बीएल की, लेकिन स्ट्रेंथ है, मतलब उसमें कोई डेंट नहीं आ रहा है। आज लोअर लेवल से रिकवरी अच्छी कर रहा है। और कुणाल जी, आप भी नोटिस कर रहे होंगे कि वॉल्यूम बढ़िया है बीएल के शेयर में। नतीजे भी ठीक ठाक आए थे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां से आप किस साइड का मूव देख रहे हैं और किसी को नया ट्रेड लेना हो आप सजेस्ट करेंगे? नया ट्रेड लेने की रिक्वायरमेंट फिलहाल नहीं है, सजेशन भी मेरा नहीं होगा। 365 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर गिरावट आती है स्टॉक में, अगर नीचे में 340 330 तक आता है तो ही खरीदारी करके चलने की सलाह है। प्रेशर लेवल पे तो बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है और मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो एक बार होल्ड करके चला जा सकता है। ऊपरी लेवल पे 410 और वो ब्रेक होता है तो 430 तक के लेवल आने वाले दिनों में ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। पे इंपॉर्टेंट लेवल्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के कुणाल बताते हैं। लेकिन हमारे साथ जो है रोहन मेहता जुड़ रहे हैं टर्टल वेल से। नमस्कार, गुड आफ्टरनून रोहन। रोहन, ये मार्केट्स जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्सेस दोनों में जो है भारी गिरावट देखने मिल रही है। पहले क्या था कि पिछले 5 से 6 दिन में इन दोनों ही इंडेक्स में जो है अच्छी ग्रोथ आई थी और आज जो है बड़ी मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। आपको लगता है कि ये ब्रॉडर इंडेक्सेस में पेन जो है थोड़ा और देखने मिल सकता है या सिर्फ आज वन ऑफ मुनाफा वसूली हो रहा है? यहाँ पे ज़्यादातर कैश मार्केट के स्टॉक ज़्यादा रहने वाले हैं और ऑफकोर्स सुबह में देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो था ब्रॉडर इंडेक्सेस के फेवर में था, लेकिन अब वो रिवर्सल आ गया है। तो यहाँ पे करंटली रोहन, आपको क्या लगता है कि और पेन देखने मिल सकता है ब्रॉडर इंडेक्सेस में, खासकर की स्मॉल कैप्स पे? अभी भी बहुत सारे स्मॉल कैप के रिजल्ट्स बाकी है और स्पेसिफिकली देखने जाए तो मार्केट में अच्छा खासा नियरली अबाउट 7 to 8% मार्केट बढ़ा है लास्ट 1.5 महीने में। सो एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आना बहुत ज़रूरी था बिकॉज इतना न्यूज़ जस्ट एक अच्छा खराब न्यूज़ से थोड़ी पोजीशन बेटर हो गई, इस हिसाब से चेंज हुआ है। रिजल्ट्स
बहुत स्टॉक्स में ओके आया है, बहुत स्टॉक्स में वर्स्ट भी आया है। तो आई थिंक सो कंसोलिडेशन स्टॉक स्पेसिफिक रहना ही मार्केट में होगा। ओवरऑल ब्रॉडर इंडेक्स बहुत तेजी हमको नहीं लग रही है। इट वुड बी प्योरली स्टॉक स्पेसिफिक गेम। स्पेसिफिक जो है अब जो फोकस रहने वाला, मैं बता दूं दर्शकों को कि लगभग 75 से 80% जो स्टॉक है कवरेज में, वो जो है ऑलरेडी अपनी अर्निंग्स अनाउंस कर दिए और आने वाले 7 से 10 दिन में जो है लार्जली आपके सारे अर्निंग्स कंप्लीट हो जाएंगे। और इंटरेस्टिंगली स्मॉल कैप मिड कैप ने जो है लार्ज कैप्स को फिर से सरप्राइज किया है पॉजिटिवली। तो ऑफकोर्स अर्निंग्स जो चीज़ होती है और प्राइसिंग होती है, इन दोनों का रिलेशन होता है, लेकिन अर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसके बाद जो है प्राइस देखने मिलती है। तो यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि ब्रॉडर इंडिसेस की अर्निंग जो है लार्ज कैप से बेटर आए, क्योंकि मैं अर्निंग्स भी ट्रैक करता हूँ और सुबह हम आपको बता भी देते कि क्या क्या रिएक्शंस होते हैं। लेकिन ऑफकोर्स स्मॉल कैप स्पेस में जो है भारी गिरावट देखने मिल रही है, लेकिन कुछ स्टॉक्स है मेरे नज़र में जिस पर जो हमारी राय रहेगी, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप जो है देखा जा रहा है, खासकर कि REC और PFC दोनों को लाइए। PFC पे तो हमने जो बहुत राय टेक्निकल गेस्ट से ली थी ड्यूरिंग द डे। अब देखिए REC भी इस लिस्ट में आ रहा है, यहाँ पे लगभग स्टॉक 3% की गिरावट है, डेज लो पे है, 400 के नीचे लेवल्स पे आ चुका है। और यहाँ पे कुणाल क्या लगता है, REC PFC इन दोनों पे जो है यहाँ पे और सेलिंग इंटेंसिफाई हो सकता है? डायरेक्टर साहब दोनों ही स्टॉक्स को उसके बाद स्क्रीन पे लाए तो यहाँ पे क्लैरिटी आ जाएगी। दोनों में ही गिरावट आ रही है, RFC और PFC दोनों में। तो यहाँ पे कुणाल लगता है दोनों में और ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस आ सकते हैं, और अगर आएंगे तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे और स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? सबसे पहले REC की बात कर लेते हैं। 394 के अराउंड ये स्टॉक है एंड पिछले कई दिनों से ये स्टॉक एक रेंज बाउंड मोमेंटम में ही है। लो लेवल पे आप देखिए 385 और ऊपरी लेवल पे ये 415 के लेवल के बीच में ही है। तो अगर यहाँ से कोई गिरावट आती है तो मैक्स टू मैक्स 385 एंड 380 तक के लेवल पे हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर ये लेवल को अप्रोच करता है तो मैं वहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह दूंगा। फिलहाल अवॉइड कीजिए। 385 380 काफी अच्छा सपोर्ट हो सकता है REC के लिए। और सामने अगर मैं PFC की बात करूं, PFC में भी PFC में बताया वो अगेन सेम लाइक REC ही है। लोअर लेवल पे 400 का काफी अच्छा सपोर्ट है एंड पिछले कुछ दिनों से 400 से लेके 425 के रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अगर कोई भी गिरावट आती है 400 तक, मैं कहूंगा कि वहां पे खरीदारी ही करके चलने की सलाह है, क्योंकि वहां से ये बाउंस बैक देके 425 तक के भी लेवल हमें दिखा सकता है। तो अगर आता है 400 के लेवल पे तो खरीदारी करके चलने की सलाह है। 425 का हम यहाँ पे टारगेट मेंटेन करके चलेंगे। लोअर लेवल पे तब हमारा जो एसएल होगा वो 390 का होगा। ठीक है, REC PFC पर ये टेक इस वक्त मिलता हुआ और रैशनल अप्रोच रखते हुए ही बाजार में कोई भी मूव्स या कोई पोजीशंस लेने की राय इस वक्त, बिकॉज हम देख रहे हैं लगातार बाजार में गिरावट गहराती हुई है, सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को इस वक्त मार्केट तोड़ता हुआ। मेटल स्पेस में रोहन, गुड आफ्टरनून, आपसे एक टेक ज़रूर जानना चाहेंगे। वैसे मेटल स्टॉक्स में हम अच्छा एक्शन भी देख रहे थे, फर्स्ट हाफ तक ये एक्शन बना भी रहा, लेकिन सेकेंड हाफ तक आते आते ये गेंस भी फ्रिजल आउट होते हुए दिखे। अभी ताज़ा हिंडाल्को के नंबर्स आए एंड नोवेलिस के नतीजे आ चुके थे और उसके बाद हिंडाल्को के नंबर्स एंड नतीजे हर लिहाज से पॉजिटिव थे। और नोवेलिस के नंबर्स के दौरान ही गाइडेंस और की टेकअवेज इनके कॉन कॉल के जो थे उसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंटल इंसाइट्स भी मिले थे। और उसके ठीक बाद अब हिंडाल्को के नंबर्स जो कि हर फ्रंट पर अच्छे खासे। कैसे देखते हैं स्टॉक को? कोई फंडामेंटल टेक अगर आपकी तरफ से बन रहा है? नहीं, स्पेसिफिक मेटल्स में बहुत ऐसी रुचि नहीं है। ओवरऑल डिमांड भी ठीक है, प्राइसिंग भी आई थिंक सो इट्स गेटिंग ओके। बट स्पेसिफिक हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को हमको यहाँ से होल्ड लग रहा है। न्यू फ्रेश पोजीशंस बेटर, बिकॉज कभी वहाँ पे उसकी इंटरनेशनल सब्सिडी के नंबर्स बेटर आते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए। तो दोनों का एक इंटरसेक्शन और नए चीज में कोई टर्न अराउंड नहीं लग रहा है। सो इट्स अ होल्ड फॉर होल्ड द मेटल सेक्टर। स्पेसिफिकली स्टेनलेस इंडस्ट्रीज इज गेटिंग बेटर, सो हमको JSL में रुचि ज्यादा बेटर लग रही है। स्पेसिफिकली हिंडाल्को पर एक व्यू और ग्लोबल कनेक्ट है पूरे सेक्टर में, मेटल और साथ ही IT में, और इसी के चलते ग्लोबल मार्केट में भी जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो असर या डेवलपमेंट्स आते हैं उसका असर डोमेस्टिक स्पेस में भी मेटल और IT सेक्टर पर बिल्कुल पड़ता नजर आता है। लेकिन इस वक्त ही रिजल्ट बैक्ड एक्शन है इस वक्त, जो कि हिंडाल्को के स्टॉक प्राइस में फिलहाल हम देख रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के उस पर वापस लौटेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत और साथ ही कौन सी खबरें हैं जो एक्सचेंजेस पर इस वक्त आई हैं वो आपके सामने रखेंगे। आप बने रहिए।
तो बाजार ने एक ही झटके में सारे के सारे क्रूशल सपोर्ट लेवल तोड़े हैं और आशंका इस बात की है कि अगर 24,700 के नीचे की अगर क्लोजिंग होती है तो बाजार के लिए पेन थोड़ा सा और बढ़ सकता है, यानी कि 1000 या 1100 पॉइंट की एक तरफा रैली और उसके बाद बैक टू बैक तीसरा सेशन है जब बाजार में आज हम कमजोरी देख रहे हैं और आज तो डीप कट है। 264 अंक 1% से ज्यादा की गिरावट निफ्टी में है और निफ्टी बैंक की गिरावट है वो भी 1% से ज्यादा की हमें देखने को मिल रही है। सिर्फ 6 शेयर इस वक्त हैं जहां पर आज हम तेजी के साथ कारोबार होते हुए देख रहे हैं, उसमें भी इन्फोसिस मतलब पूरी की पूरी स्ट्रेंथ गंवाकर लाल निशान में हो सकता है कि चला जाए, हल्के से गेंस के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन एक ऑप्शन का ट्रेड समझते हैं ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के तेजस शाह हमारे साथ हैं। तेजस भाई बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बाजार की पिक्चर पूरी पलट गई सर, आपने कौन सा स्टॉक खोजा है और क्या कोई पुट ऑप्शन है आपके रडार पर? नहीं, आज जो बाजार में गिरावट आई है तो हल्का सा करेक्शन ही लग रहा है। मार्केट काफी ओवरबॉट जोन में चला गया था। पिछले काफी दिनों से हमने एक अच्छी खासी रैली देखी थी, तो ये आज का जो सत्र में हम देख रहे हो मुनाफा वसूली देख रहे हैं 24,500 के करीबन काफी अच्छा सपोर्ट है पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। तो मैंने जो आज अपने चैंपियन के लिए ट्रेड चुना है वो है कोल इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक ने आज फ्रेश स्ट्रेंथ दिखाई है। इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो भी उसने सरपास कर दिया है और 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऑप्शन के जो 410 का जो कॉल है बाई करना है। करंट रेट करीबन 6 रुपए के करीबन ट्रेड कर रहा है, तो इसमें आपको करंट भाव पे बाइंग करनी है। इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 3 का, पहला लक्ष्य रहेगा 10 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 13 का। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें अधिकतम मुनाफा होगा 7,000 का और अधिकतम नुकसान होगा 3,675 का। या आज देखिए कोल इंडिया शायद इकलौता शेयर है जहां पर 1% की तेजी है। बिल्कुल हाँ, 1.25% मजबूत है, निफ्टी का टॉप गेनर है। 410 वाली कॉल खरीदने की आपको सलाह दे रहे हैं तेजस जी और 6 से 6.5 के रेंज में आपको ये मिल जाएगा। लक्ष्य 10 रुपए 13 रुपए, स्टॉप लॉस 3 रुपए का लगा के चलना है। अधिकतम मुनाफा 7,000 का, अधिकतम नुकसान जो है वो है 3,675 करीब करीब आधे के आसपास का। तो एक आपके लिए स्ट्रेटजी उस शेयर में जहां पर आज थोड़े मोमेंटम में दिख रही है और उसी में आपके लिए स्ट्रेटजी निकल के आई है। तेजस जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। राजेश जी 2-3 शेयर ऐसे हैं जहां पर हमने अच्छी रफ्तार देखी, आज हम देख रहे हैं कि ट्रेंड का थोड़ा रिवर्सल नजर आ रहा है। 3 शेयर आपके सामने में रखता हूं, आप जरा बताइए कि कहां पर आपको लगता है कि अब शॉर्ट किए जा सकते हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट हो गया, एस्ट्रल और तीसरा शेयर है पीबी फिनटेक। आपको लगता है इन तीनों में से कहीं अब मामला गड़बड़ होगा यहां से और शॉर्ट करके पैसे बनाए जा सकते हैं? तो देखिए स्ट्रक्चर अगर देखें तो वीक स्ट्रक्चर तो अभी भी एस्ट्रल का है। स्टॉक में जरूर एक रिकवरी का अटेम्प्ट लिया था लेकिन अभी भी कोई यहाँ पे रिवर्सल के साइन नहीं है। स्टॉक जरूर कोशिश कर रहा है अपने प्रीवियस स्विंग लो के ऊपर ट्रेड करने की, बट हमें लगता है यहाँ पे स्टॉक एक इम्पोर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो है करीब 1345 1350 के आसपास। अगर ये लेवल टूटते हैं तो फिर इसमें गिरावट 1300 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकती है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में भी देखें तो एक पुलबैक का ट्रेड बना था लेकिन आज के मार्केट के दबाव के चलते स्टॉक में आज करीब 4% के आसपास की गिरावट बनी है। हमें लगता है कि अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। ये अपने अप स्लोपिंग चैनल के ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अगर इसमें 2960 के लेवल टूटते हैं तो फिर यहाँ पे एक बार शॉर्ट का ट्रेड ओपन किया जा सकता है, बट अभी टाइमिंग हमें लगता है 2960 का वेट करना चाहिए। अगर वो टूटता है तो शॉर्ट करना चाहिए। ठीक है, 2960 जब तक सुरक्षित है तब तक स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं आएगा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट के शेयर में फिलहाल डे लो पर यह शेयर कारोबार कर रहा है, 4% के आसपास की गिरावट है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो तो गया है। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ शेयर आपको दिखाते हैं, उसके बाद ब्रेक के बाद हम उस पर व्यू लेंगे। एचएल आज 3% नीचे है। आज आप देखिए कोचिन शिपयार्ड हो गया, गार्डन रिच शिप बिल्डर हो गया, मझगांव डॉक, भारत डायनेमिक्स, ये तमाम शेयर आज के सत्र में बिकवाली दिखा रहे हैं। क्या तेजी का ट्रेंड खत्म हो गया? क्या एक दौर की प्रॉफिट टेकिंग आपको कर लेनी है? क्या
गिरावट एंट्री का मौका है या फिर वो एक खतरे वाला सौदा आपके लिए हो जाएगा? इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में। और अब चलते हैं अर्निंग्स पे। और मैक्स हेल्थ केयर जो है, इनके अर्निंग्स अभी अभी आए हैं और यहाँ पे स्टॉक में भी गिरावट देखने मिल रही है। अगर हेडलाइन नंबर्स की बात करें तो लार्जली इनलाइन है एस्टिमेट से। अब देखिए कंसोलिडेटेड मुनाफा लगभग 27% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। यही आंकड़े की बात करें तो एबिडा में भी लगभग 34% का उछाल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आया है। मार्जिन्स जो है प्रीमा फेसी लग रहा है सपाट है अगर हम कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट ऑफकोर्स मार्केट का जिस तरह झुकाव है वहाँ पे देखेंगे तो जो है मोमेंटम जो है मैक्स हेल्थ केयर के अगेंस्ट जा रहा है। बट ऑफ कोर्स इसके कुछ डिटेल्स है, कुछ इंटरनल्स है, वो धीरे धीरे करके हम आपको बताएंगे। और कंपनी की कमेंट्री क्या रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, खास करके उनके बेड एडिशन एक्सपेंशन को लेके और कौन से नए जोग्राफीज में जो है मैक्स हेल्थ केयर जाने वाले हैं। बट अभी प्रीमा फेसी जो है अर्निंग्स लार्जली इनलाइन लग रहा है, बट बाजार का जिस तरह फ्लेवर है उसके कारण जो है स्टॉक में अभी दबाव है। लगभग 3% से ज़्यादा का गिरावट आया है, 1150 के लेवल्स के नीचे आया है करंटली जो है। राजेश जी, अगर देखा जाए तो मैक्स हेल्थ केयर का इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या लग रहा है? शरद जी देखिए, स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले कुछ हफ्तों में स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा था। हालांकि आज अभी अर्निंग्स के चलते थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक में कूल ऑफ देखने को मिल रहा है हायर साइड से। बट हमें लगता है इसके शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्ट्रक्चर तो बुलिश है और ये अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन के आसपास ही रेजिस्टेंस लेते हुए दिख रहा है, जो कि करीब 1180-1200 की रेंज में। लॉन्ग टर्म चार्ट बुलिश है। अगर डिप मिलती है टुवर्ड्स 1110-1115 की रेंज में तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी वापस बाय करने की। हमें ये स्ट्रक्चर इसका बुलिश ही लगता है और हमें लगता है गोइंग फॉरवर्ड ये स्टॉक में एक ब्रेकआउट जो कि इसका एक सप्लाई जोन है 1180-1200 की रेंज में, वो होते हुए दिखेगा एंड देन स्टॉक में बड़े टारगेट भी अनफोल्ड होंगे। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। 1115-1120 के आसपास आता है तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अब तो मैक्स हेल्थ केयर पे जो है राजेश सर का इंपॉर्टेंट ओपिनियन आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर पहले अभिषेक ने बताया था कि ओवरऑल डिफेंस स्टॉक्स में जो है क्या रिवर्सल्स आ रहे हैं उस पर तो हम ज़रूर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन हमारे साथ एक इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट जुड़ा है। फोर्थ क्वार्टर के जो नतीजे की बात करें तो उसके लिए जो बातचीत है उसके लिए हमारे साथ मौजूद है LIC हाउसिंग के MD एंड CEO त्रिभुवन अधिकारी। नमस्कार त्रिभुवन सर, बहुत अच्छे सेट ऑफ नंबर्स आए हैं कंपनी के। निम्स में भी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है, लगभग सर 16 बेसिस पॉइंट्स का सिक्वेंशियल ग्रोथ आया है। और यहाँ पे देखें तो आगे जाते हुए जो है निम्स का क्या आपका आउटलुक रहने वाला है, कैसे लोन यील्ड्स रहे हैं, और इंटरेस्टिंगली जो कॉस्ट ऑफ फंड्स होता है जो बहुत एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है चेक करने के लिए, उसमें आपका क्या गाइडेंस है सर, बताएं सर। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर मैं बात करूँ इस क्वार्टर में फरवरी महीने में हम लोगों ने अपना PLR को इंक्रीज किया था 10 बेसिस पॉइंट से, तो उसका भी वो भी एक कारण है कि हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में बढ़ा है। और जहाँ तक आगे की बात करूँ, हाँ, या इस समय स्थिति काफी ये कहूँ कि उलझी हुई सी है, क्योंकि रेपो रेट कट्स लगातार हो रहे हैं। फरवरी में हुआ था, अप्रैल में हुआ है। उम्मीद है, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि भाई जून के MPC में भी कोई रेट कट होगा, 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट होगा। साल के आगे वाले MPCs में क्या होता है वो देखने का विषय है। सो रेपो रेट तो घटेगा। कॉस्ट ऑफ फंड्स की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो बोरोइंग बुक है वो लगभग 55% फिक्स्ड पे है। अर्थात तो NCDs हैं, फिक्स रेट पे हैं, तो उन पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा रेपो रेट कट का। और बाकी 45% बुक जो है, जो कि टर्म लोन्स हम बैंक से लेते हैं, वो रेपो रेट लिंक्ड है। तो जब भी रेपो रेट घटेगा तो उसका इम्पैक्ट इस 45% लोन बुक पे आएगा। तो ऑल इन ऑल मैं ये समझता हूँ कि हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर मैं बात करूँ जो कि 2.72% है 31 मार्च 2025 को, मैं समझता हूँ वो 2.6 और 2.8 के बीच रहेगा। प्रयास रहेगा कंपनी का कि भाई इस नेट इंटरेस्ट मार्जिन को 2.8 के आसपास रखें, बट लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम मैं गाइडेंस 2.6 का दूंगा। तो यानी कि गाइडेंस 2.6 से 2.8 के बीच का रहेगा।
बिल्कुल बिल्कुल त्रिभुवन जी, थैंक्स यू ज्वाइनिंग विद अस। एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली, पिछले तिमाही की ही अगर बात करें, आपके डिस्बर्समेंट में स्लो डाउन नज़र आया था, एंड ऑफ कोर्स विच वाज एट्रीब्यूटेड टू अ फ्यूअर रीजन्स। जोग्राफिकली अगर देखें, कुछ रेगुलेशन कंसर्न्स हैदराबाद और बैंगलोर रीजन में थे, जिसके चलते ये नज़र आए थे। लेकिन वहाँ से अब लैंडस्केप कैसा नज़र आ रहा है, किस तरह की स्थिति है? बिकॉज ये रीजन्स जो ऑलमोस्ट 30% आपके AUMs में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो आगे चलकर वित्त वर्ष 2026 के लिए किस तरह के लेवल्स AUM ग्रोथ में आप मानकर चल रहे हैं? क्या 10% मानकर चलना, अज्यूम करना एक फेयर नंबर होगा? हाँ बिल्कुल। देखिए, ये Q3 में जो हमारा थोड़ा सा एक व्यवधान आया था, यानी कि हैदराबाद और बैंगलोर, दो स्पेसिफिक टेरिटरी जो कि काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे डिसबर्समेंट बुक को, वहाँ कुछ दिक्कतें आई थी। बट Q4 में वो दिक्कतें लगभग पूरी तरह समाप्त हो गई हैं। लगभग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हैदराबाद तो पूरी तरह समाप्त हो चुका है। हैदराबाद बिल्कुल बैक ऑन ट्रैक है। बैंगलोर में थोड़ी बहुत दिक्कतें हमें भी महसूस हो रही हैं, क्योंकि जो पुरानी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग थे वो धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हैं। बट इस साल मैं समझता हूँ ऐसा कोई व्यवधान इन दोनों क्षेत्रों से नहीं आएगा, और ये हमारे Q4 की बिजनेस परफॉर्मेंस भी दर्शाती है। लगभग 19,200 करोड़ के आसपास का डिसबर्समेंट हमारा Q4 में हुआ है, जो कि अमूमन 16,500 करोड़ के आसपास रहता था। तो डिसबर्समेंट में अच्छी ग्रोथ हमें Q4 में देखने को मिली है, और मैं पूरी तरह आशान्वित हूँ कि इस साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में भी ये डिसबर्समेंट में हमें हमें अच्छी ग्रोथ मिलेगी। टारगेट हम कर रहे हैं कि हमारी ग्रोथ 10 से 12% के बीच होनी चाहिए इस वित्तीय वर्ष में। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आपको कंपनी को आने वाले क्वार्टर्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। सो इंश्योरेंस मेजर LIC की मॉर्गेज आर्म LIC हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स पर उनके मैनेजमेंट से हम बातचीत कर रहे थे। ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स की अगर बात करें, प्रॉफिट के फ्रंट पर बिल्कुल सर्ज नजर आए थे, मार्जिन्स में हल्का सा अपमूव भी देखने को मिला था, और इसी के चलते मैनेजमेंट से विस्तार से बातचीत। आपकी स्क्रीन पर आज शाम की हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं, भारत के ब्रह्मास्त्र स्वदेश विशेष में आज भारत के ब्रह्मास्त्र पर होगी बात। और भारत के ब्रह्मास्त्र की जहां हम बात कर रहे हैं, भारतीय सेना और साथ ही जिस तरह से डिफेंस की ताकत नजर आई है पिछले कुछ दिनों में, चाहे फिर वो किसी भी डिफेंस की हम बात करें, जल थल या नभ, उसकी ताकत पर बात होगी विस्तार से। हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, साथ ही एक डिफेंस कंपनी को भी जोड़ेंगे हम, और विस्तार से आपको बताएंगे कि इस वक्त इस पूरे के पूरे सेक्टर में क्या हलचल नजर आ रही है। लेकिन चलिए, जहां डिफेंस की बात चली है, डिफेंस स्टॉक्स का एक बार जिक्र करते हैं। ताबड़तोड़ तेजी हमने देखी थी पिछले हफ्ते डिफेंस सेक्टर में, और ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद लगातार डिफेंस स्टॉक्स में वन साइड अप मूव नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद एंट्री अपॉर्चुनिटी ही ना मिले, इसमें शिप बिल्डिंग स्पेस को भी ऐड करना चाहिए। और रोहन, आपसे एक फंडामेंटल टेक जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते जो मजबूती थी वहां से इस वक्त हम देख रहे हैं गिरावट का रुझान है। लेकिन एक चीज को नेगेट बिल्कुल नहीं कर सकते कि डिफेंस कंपनियों की ऑर्डर बुक्स जो हैं वो ऑलरेडी स्वेलिंग हैं, और ऑर्डर विंस के लगातार सिलसिले जारी हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी लगातार ऑर्डर विंस, और इस वक्त जो है, भले ही आज के सत्र में मार्केट की गिरावट में डिफेंस स्टॉक्स में कमजोरी है, लेकिन इस गिरावट को लंबी अवधि के लिए कैसे प्ले आउट करना चाहिए? या मीन्स देयर इज नो डाउट कि इंडिया का टोटल बजट है, उसमें से हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इज ऑन डिफेंस। और हम हर बार क्वेश्चन करते थे कि इतना पैसा क्यों हम डालते हैं, और ये बार हमने एवरीबडी इज हैप्पी कि नहीं, हमने राइट बजटिंग किया। पर सामने सिर्फ यही हिसाब से कि वॉर हो रहा है स्टॉक ले, वो शॉर्ट टर्म के लिए इट इज गुड, बट फंडामेंटली आई डाउट कि ये कंपनी कैसे, वो सब कंपनीज बढ़नी चाहिए नहीं। तो स्टिल आई थिंक सो कंपनीज लाइक मैसडाउ, डॉक, HAL स्टिल में बहुत अच्छा वैल्यूएशन है, पर हर एक कंपनी विल नॉट डू एक्सेलरेशन। ये टाइप के न्यूज में हमने कोविड में देखा था, जब फार्मा का हुआ था, और जैसे ही कोविड सॉल्व हो गया, फार्मा ने तकरीबन 2 से 3 साल अंडर परफॉर्मेंस करना चालू कर दिया। तो हमको ये देखना चाहिए कि भाई अगर ऐसा नहीं हो जाए कि हम सिर्फ ले ले और ये शांत हो जाए तो फिर ये फीस आउट हो जाए। तो आई थिंक सो ये 2 नेम्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। BEML भी ऑल्सो इसमें इंटरेस्टिंग नेम है। पर ओवरऑल आई थिंक सो देयर आर सर्टेन स्टॉक्स जो सिर्फ न्यूज के हिसाब से लिए हैं, बड़े हैं, पर फंडामेंटली थोड़े नंबर्स इतने अच्छे नहीं हैं। सेक्टर पर एक फंडामेंटल टेक, टेक्निकल नजरिया लगातार हमारे एक्सपर्ट से हम इस पर जानते हैं।
लेकिन एक फंडामेंटल नज़रिया भी इस वक्त बनता है, बेहद ज़रूरी है। लेकिन मार्केट्स एट 3 हमारे अगले सेगमेंट का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि दिन भर में मार्केट में एक्सचेंजेस पर कौन सी खबरें आई हैं और वो खबरों में से इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना क्या कुछ है मार्केट्स एट 3 में। जी हाँ मानसी, जैसा कि बहुत सारी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं तो शुरुआत करेंगे हिंडाल्को के नतीजों से, जहां पर कंपनी की आय में करीब 14% की बढ़ोतरी दिखी है। वहीं मुनाफा देखें तो मुनाफा भी करीब 11% बढ़ा है। मुनाफा 11% बढ़कर 1561 करोड़ पहुंच गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और साथ ही साथ कंपनी ने 5 रुपये पर शेयर डिविडेंड का ऐलान भी किया है। कुल मिला के जो नतीजे हैं वो अनुमान से बेहतर हैं, जिसके चलते शेयर में पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल रहा है। बात करें जायडस लाइफ के नतीजों की तो आय में हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन मुनाफा जो है मुनाफा 1% घटकर 1170 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। कुल मिलाकर जो कंपनी के नतीजे हैं वो अनुमान से कमज़ोर माने जा रहे हैं। शेयर में करीब 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है, जहां पर उन्होंने कहा है कि वित्त वर्ष 2026 में एबिडा मार्जिन जो है वो 27% रहने की उम्मीद है। और साथ ही साथ 4 से 5 साल में 15 से 18% की रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद उन्होंने जताई है। साथ ही साथ नए प्लांट 3 से 4 साल में नए प्लांट खोलने की योजना भी है। कुल मिला के ये पॉजिटिव कमेंट्री है मैनेजमेंट की तरफ से, जिसके चलते शेयर में रिकवरी देखने को मिल रही है। नज़ारा टेक की बात करें तो नज़ारा टेक ने 247 करोड़ में कर्व्स गेम का अधिग्रहण किया है। आपको बता दें कि जो कर्व्स गेम्स है वो ब्रिटिश वीडियो गेम पब्लिशर है, जिसके चलते शेयर में 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। अंत में बात करें एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की, अरविंद फैशंस पर एंटी की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, जहां पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य 661 रुपये से बढ़ाकर 672 रुपये कर दिया है। साथ ही साथ चौथी तिमाही में प्रदर्शन जो रहा है वो अनुमान से कहीं बेहतर रहा है। आगे भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई गई है और कंपनी के जो नतीजे हैं वो बेहतर आए थे, जिसके चलते शेयर में हल्की सी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये 3 बजे के सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सारे शेयरों में एक्शन देखने को आज मिल रहा है। हिंडाल्को, जायडस लाइफ, BEL, नज़ारा टेक और अरविंद फैशंस। शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट एट 3 में ये सारी खबरें हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए, बाजार में तो कमजोरी है, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको देश में मानसून का हाल भी बताएंगे। BTST STBT ट्रेड्स लेने की भी कोशिश होगी और क्यूज और इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। आप कहीं ना जाएं, बने रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार में हम देख रहे हैं कि कमजोरी हावी है और निफ्टी की जो गिरावट है 3.25 अंकों की है, 24,700 के नीचे कारोबार। और निफ्टी बैंक की जो कमजोरी है वो है करीब 500 अंकों के आसपास की। सिर्फ 5 शेयर इस वक्त हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं, 45 शेयर कमजोर हैं। और निफ्टी बैंक का भी हाल वही है कि ज्यादातर शेयर आज गिरावट के साथ ही कारोबार करते हुए आपको दिखेंगे। 730 शेयर इस वक्त NSE पर ऊपर हैं और उसके मुकाबले करीब 1970 शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो आपको यह अंदाजा लग गया होगा कि बाजार का जो मोमेंटम है, मतलब मंदी वाले जो खिलाड़ी है वो थोड़े हावी होते हुए दिख रहे हैं। इंडिया विक्स में थोड़ा स्पाइक और आ गया है, 17.5 का इंडिया विक्स है, करीब 0.25% के आसपास की तेजी यहां पर है। 3:10 हो गए हैं। थोड़ी देर में अपने एक्सपर्ट से हम ट्रेड के मौके पूछेंगे BTST के लिहाज से, लेकिन उसके पहले 2 शेयर जरा मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। राजेश जी, आप जरा देख के बताइएगा। देखिए, बाजार कमजोर हुआ, लेकिन 2 मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक, फाइजर की हम चर्चा कर रहे थे आज बाजार खुलने के साथ साथ। फाइजर ने अपने गेंस को बनाए रखा, 11% के आसपास की तेजी फाइजर में, आज का बिग शो। केमिकल वाली कंपनी है बासफ, एग्रोकेमिकल में 10.5% के आसपास की तेजी आज हम बासफ के शेयर में देख रहे हैं। जो इनके शेयर होल्डर हैं, हालांकि ट्रेड वाले थोड़े कम हो गए, थोड़े उतने लिक्विड नहीं होते हैं। आप जरा ये बताइए कि मौके आपके हिसाब से हैं कहीं? तो अभिषेक जी, जो 2 स्टॉक्स की आपने चर्चा की उसमें से BASF BASF तो आज हमने भी इस पे ट्रेड इनिशिएट करवाया हमारे क्लाइंट्स को, और यहाँ पे हमारे लक्ष्य जो है वो करीब 5,700 के हैं। BASF का स्ट्रक्चर देखे तो वीकली चार्ट पे कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला। ऑलमोस्ट 8 से 10
वीक का एक साइडवेज कंसोलिडेशन का एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखा है। तो बैसफ पे हमारा व्यू तो बुलिश है और 5700 तक के अपसाइड पोजिशनल पर्सपेक्टिव से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फाइजर का भी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो नियर टर्म स्ट्रक्चर में स्टॉक कंफर्टेबली 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 8 से 10 वीक का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। तो फाइजर में भी हमें लगता है अब ये जब तक 4750 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे नेक्स्ट लक्ष्य जो बन सकता है वो करीब 5300 5500 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो दोनों स्टॉक में ट्रेड ओपन रखा जा सकता है लॉन्ग साइड का, और हमें लगता है कि पोजिशनल पर्सपेक्टिव से दोनों स्टॉक में फर्दर यहाँ से तेजी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। ठीक है, फाइजर को लेकर ये व्यू। अब जरा कुछ खबरों का रुख करते हैं और हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं। वरुण दुबे हैं। वरुण से थोड़ी देर में जानेंगे कि कल जो नतीजे आएंगे ओएनजीसी के, उम्मीदें क्या हैं ओएनजीसी के नतीजों से। एनएसडीएल के आईपीओ को लेकर फिर से चर्चाएं काफ़ी तेज़ हो गई हैं। क्या कुछ हो रहा है, अंकुर के पास एक्सक्लूसिव कोई जानकारी है। लेकिन इन सभी से पहले अपने सहयोगी विश्वमोहन के पास चलेंगे और विश्वमोहन कमोडिटीज़ को, मानसून की चाल को बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं। विश्वमोहन, कल देखिए बारिश की तस्वीरें देखिए गुड फील तो होता है, लेकिन जो तस्वीरें बेंगलोर से आई हैं थोड़ी टेंशन बढ़ाने वाली आई हैं मानसून को लेकर। आप जरा बताइए कि क्या ये प्री मानसून शावर्स थे और मानसून की चाल अभी क्या है, और इसको लेकर जो पूर्वानुमान है मौसम विभाग के वो क्या कह रहे हैं? देखिए, मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान पहले था कि 27 मई को मानसून की एंट्री हो जाएगी केरल में, आमतौर पे 1 जून को होती है। लेकिन कल जो मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किए गए थे, अनुमान जारी किए गए थे, उसके हिसाब से मानसून की एंट्री 27 मई से भी पहले हो सकती है, अगले 4 से 5 दिनों में, यानी इसी हफ्ते में मानसून केरल में पहुंच जाएगा। और जो प्री मानसून एक्टिविटीज़ है वो कई सारे राज्य हैं जहां पे काफ़ी ज़्यादा है। कर्नाटक की बात आपने की, बेंगलुरु की बात की, जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है, तो यहाँ पे प्री मानसून बारिश ही हो रही है। तो एक तो नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उस वजह से इस तरह की बारिश हो रही है। इसके अलावा चक्रवात की स्थिति बन रही है साउथ के राज्यों में, दक्षिण भारत में, जहां पर कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे जिले पे जहां पे भारी बारिश हो रही है। इस तरह की गतिविधि नहीं दिख रही है। आज भी हमने आईएमडी और स्काईमेट दोनों से बातचीत की थी, उनका यही कहना था कि प्री मानसून इस तरह की बारिश पहले नहीं होती रही है, सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश है। बॉम्बे की बात कर लेते हैं। बॉम्बे में ही मई में अब तक 88 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो काफ़ी सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है। लगातार मई में इस तरह की बारिश, प्री मानसून बारिश इतनी ज़्यादा कभी नहीं देखने को मिली है। लगातार हर 2-3 दिनों में यहाँ पर भी छिटपुट बारिश हो रही है। तो ऐसे कई सारे राज्य हैं, चाहे उत्तर भारत के राज्य हो, उत्तर पूर्वी राज्य हो या फिर दक्षिण भारत हो, तमाम जगहों पर दिक्कतें हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग साइक्लोनिक स्थिति बन रही है। कहीं पर चक्रवात की वजह से दक्षिण भारत में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर भारत में, और पूर्वी भारत में जो बारिश हो रही है वहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी में जो मॉइस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे दिख रहे हैं, नमी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, उस वजह से वहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है। तो इस बार की एक्टिविटीज़ बिल्कुल अलग दिख रही है और मौसम विभाग का यही कहना है कि इस बार जो जितने भी पैरामीटर्स हैं मानसून के अर्ली अराइवल्स के, वो सारे फुलफिल होते दिख रहे हैं और लग रहा है कि अगले 4 से 5 दिनों में मानसून की दस्तक केरल में हो जाएगी। लेकिन आगे की प्रोग्रेस किस तरह की होगी वो उसके बाद ही क्लियर कर पाएंगे। धन्यवाद विश्वमोहन। यहाँ पे जो है प्री अराइवल आप कह सकते हैं मानसून का आता हुआ, ऑलरेडी आईएमडी ने कहा था कि 27 जून को हिट करेगा केरल पे। 1 जून को जनरली डेट होता है, पर ये यहाँ पे दिख रहा है कि और पहले भी आ सकता है। तो इम्पोर्टेंट अपडेट जो है भारत के, आप कह सकते हैं मानसून पे। लेकिन चलिए अब अर्निंग्स पे भी नज़र डाल देते हैं। ओएनजीसी कल अपने चौथे तिमाही के नतीजे जारी करेगी। अब नतीजों के अनुमान बताने के लिए वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, बताएं क्या है एक्सपेक्टेशंस ओएनजीसी से? डेफिनेटली अभिषेक, आपने सही कहा, कुछ गिने चुने रह गए, उसमें से ओएनजीसी एक है। आने वाले दिनों में सनफार्मा के नतीजे आएंगे, तो ये कुछ थोड़े बहुत नतीजे हैं जो कि रह चुके हैं और ये हमेशा आखिरी में ही आते हैं। अब जहाँ तक ओएनजीसी के नतीजों की बात करें तो थोड़े बहुत देखिए सबड्यूड आपको क्वार्टर देखने मिलेगा, क्योंकि आय जो है वो फ्लैट रहने वाली है। एबिटा में 4-4.25% के आसपास की गिरावट होगी, तो जाहिर सी बात है मार्जिन जो है वो कंपनी के गिरने वाले हैं, 56.25% से गिर के 53.9% के आसपास आएंगे। जहाँ तक मुनाफे की बात है, करीब 6-7% के आसपास की बढ़ोतरी आपको देखने मिलेगी। 8,810 करोड़ के आसपास जो है वो ये आ सकता है। अब मुनाफे में इतनी बढ़त क्यों है? क्योंकि देखिए कुछ हद तक टैक्स बेनिफिट्स और कुछ अगर आप देखेंगे
तो अदर इनकम में बेनिफिट होगा, जिसके कारण ओवरऑल कंपनी का जो मुनाफा है वो थोड़ा बहुत बढ़ते हुए आपको नज़र आ सकता है। अब ऑपरेशनल परफॉर्मेंस थोड़ा वीक रहेगा, मार्जिन्स में कमजोरी होगी। कंपनी के प्रोडक्शन नंबर्स की बात करें तो क्रूड प्रोडक्शन हो, गैस प्रोडक्शन हो, 2 से 5% के आसपास की गिरावट आपको वहाँ पे क्वार्टर देखने मिलेगी। सेल्स वॉल्यूम में भी कोई बढ़ोतरी होने वाली है नहीं, वो भी फ्लैट रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो तिमाही दर तिमाही कच्चे तेल का भाव किस तरह से फ्लक्चुएट हुआ है, इनफैक्ट 8% की गिरावट यहाँ देखने मिली है। और सिंगापुर GRMs को अगर आप देखेंगे तो करीब 58% की साल दर साल पर गिरावट जो है वो यहाँ देखने मिली है। तो जाहिर सी बात है, ये दर्शाता है कि कंपनी के जो ओवरऑल रियलाइजेशन है वो फ्लैट रह सकते हैं या फिर वहाँ पे थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने मिलेगी। जो APM गैस जिसका एलोकेशन बढ़ाया गया था न्यू वेल्स का, हालांकि उसके जो कीमतें हैं वो अप्रैल में बढ़ाई गई थी, तो जो भी बेनिफिट होगा वो आने वाले क्वार्टर में होगा, इस क्वार्टर में तो आपको देखने मिलेगा ही नहीं। तो कंपनी के जो ओवरऑल नंबर्स है वो थोड़े बहुत सबड्यूड रहेंगे। जो कंपनी अपने गैस प्रोडक्शन को यहाँ बढ़ाएगी उस पर नज़र होगी, क्योंकि आगे चल के वो कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट और रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हुए नज़र आ सकता है। लेकिन इस क्वार्टर के नतीजे जो है वो थोड़े बहुत दबाव में रह सकते हैं, खासकर मार्जिन फ्रंट पे मुनाफा 7% बढ़ेगा, अदर इनकम टैक्स बेनिफिट से वहाँ पे फ़ायदा होगा। जी धन्यवाद वरुण। ONGC लार्जली एक्सपेक्टेड है सबड्यूड अर्निंग्स रहेगा, लेकिन आगे क्या गाइडेंस होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन आज दिन के ट्रेड में देखिए ONGC अपने आप को मेंटेन करके रखा है, लगभग 1% ऊपर है। और ऑफ कोर्स देखा जाए तो सारे ही पैक में जो है सेलिंग ज़्यादा देखने मिला है। बट इंटरेस्टिंगली राजेश जी, अगर करंट लेवल से बताएं, अर्निंग्स पे एक जो है प्री ट्रेड है, ऑफ कोर्स अर्निंग्स पे एक्सपेक्टेशंस तो वही रहेगा कि फ्लैटिश नंबर्स आएँ, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो है खासकर की गाइडेंस को लेके उसमें जो है स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है। थोड़ी सी जो है गिरावट ज़रूर आई है, बट अपने आप को स्ट्रेंथ रखा हुआ है, अराउंड 245-250 के लेवल्स पे जो है बना हुआ है स्टॉक। तो राजेश सर, यहाँ से जो है ONGC का क्या ट्रैजेक्टरी लगता है शॉर्ट टर्म में? तो देखिए, स्टॉक का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक अपनी फॉलिंग ट्रेंड लाइन को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे स्टॉक का स्ट्रक्चर। लेकिन अभी भी ब्रेकआउट अवेटेड है। अगर ये स्टॉक 255 के ऊपर क्रॉस होने में कामयाब होता है तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेड ओपन होते हुए दिखेगा, एंड देन स्टॉक में एक अच्छा मूव टुवर्ड्स 268 भी बन सकता है। बट टिल द टाइम आई थिंक अर्निंग आना है और स्टॉक अपने एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो ये मेक और ब्रेक काइंड ऑफ लेवल है। हालांकि पिछले दिनों में जो रिकवरी बनी है स्टॉक में, और आज देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी एक थोड़ा सा बाइंग का रुझान तो बना हुआ है। यहाँ पे अभी भी स्टॉक ये 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो हमें लगता है कि अगर रिजल्ट बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट या नेगेटिव साइड नहीं आते तो स्टॉक में हमें लगता है सूनर और लेटर एक ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है। एंड अबाउट 255 यहाँ के नेक्स्ट टारगेट 265 होंगे। डाउन साइड में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो करीब 240 के आसपास है। तो जब तक ये 240 के ऊपर बना हुआ स्ट्रेंथ तो यहाँ पे रहेगी नियर टर्म चार्ट के हिसाब से। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी, 240 का स्टॉप लॉस रखना होगा। राजेश जी, एक और स्टॉक है कोलगेट पामोलिव, इनका भी जो है नतीजे जो है आने वाले हैं, अब कल आएगा ये नतीजे। लेकिन इंपॉर्टेंटली बताएं कि यहाँ पे शॉर्ट जो है बिल्डअप बहुत स्ट्रांग हो रहा है। स्टॉक लगभग 3% की जो है गिरावट देखने मिली है कोलगेट पामोलिव पे। यहाँ पे लार्जली एक्सपेक्टेशंस भी यही है कि जो नंबर्स रहेंगे वो थोड़े म्यूटेड रह सकते हैं, खासकर कि उनके जो रूरल ग्रोथ है उस वो जो है सबड्यूड हो सकता है। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन तो नंबर्स का ज़्यादा है नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही फैक्टर इन नहीं हो रहा है। देखिए डेज लो पे है, 2630 के लेवल्स के नीचे आ चुका है कोलगेट पामोलिव और स्टॉक लगभग 3% गिरा है। तो यहाँ पे लगता है कि और जो है सेलिंग देखने मिल सकती है इस काउंटर पे। कल इसकी अर्निंग्स भी है। राजेश जी, तो स्टॉक में जरूर आज एक गिरावट बनी है 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे। अब ये फिसलते हुए दिख रहा है। शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिला है। स्टॉक में जो भी छोटी मोटी रिकवरी बनी थी वो अभी इतनी सब्सटेंशियल रिकवरी नहीं थी। 2750 को ये क्रॉस करने में कामयाब नहीं रहा, जो कि इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, और वहां से वापस सप्लाई बनते हुए दिखा है। हमें लगता है कि स्टॉक का क्लोजिंग आज जिस तरीके से हो रहा है, ये स्टॉक अब अगर 2640 के नीचे ही रहता है तो इसमें नेक्स्ट जो डाउनसाइड ओपन होते हुए दिख रही है वो करीब आना चाहिए 2570 2560 की तरफ। तो वीकनेस यहाँ पे हमें लगता है कि और बढ़ सकती है। जब तक ये स्टॉक 2640 के नीचे है तो हो सकता है हमें यहाँ पे 2600 के नीचे के लेवल 2570 2560 की तरफ आते हुए दिखे। कोलगेट पामोलिव पर इस वक्त 3% के डाउन ट्रेंड्स के साथ स्टॉक में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब बात करते हैं
हैं महाराष्ट्र की हाउसिंग पॉलिसी की। ये खबर ईटी नाउ स्वदेश ने सूत्रों के हवाले से कल आपको बताई थी और हमने आपको कहा था कि इसी महीने महाराष्ट्र नई हाउसिंग पॉलिसी की अनाउंसमेंट कर सकती है, ये संभावना थी। और महीने के अंत तक कुछ बड़े अनाउंसमेंट या उससे भी पहले, लेकिन इसी महीने अनाउंसमेंट आने की पॉसिबिलिटी। राज्य सरकार ने नई पॉलिसी ड्राफ्ट को भी अंतिम रूप दिया है। अब उस खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बड़ी खबर है क्योंकि महाराष्ट्र कैबिनेट ने नई हाउसिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। आइए सारी डिटेल समझ लेते हैं अनुराग शाह से। अनुराग, बताइए। देखिए, काफी बड़ा डेवलपमेंट है ये रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा हुआ, हाउसिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ। और हम जिस तरह से ईटी नाउ स्वदेश की खबर पे मोहर लगी है, कल ही हमने कहा था कि इस महीने से पहले ही ये पॉलिसी पे फाइनल मोहर लग जाएगी और आज महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट में इस पे मोहर लग गई है। और 18 साल बाद महाराष्ट्र के अंदर नई हाउसिंग पॉलिसी आ रही है। जो आखिर बार हाउसिंग पॉलिसी आई थी वो सन 2007 में आई थी और 18 साल के बाद नई हाउसिंग पॉलिसी का महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ऐलान किया गया है और जिसमें करीब करीब जो बताया है सरकार के द्वारा कि 70,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा और फोकस रहेगा स्लम रीडेवलपमेंट के ऊपर और किस तरह से जो इंसेंटिव्स दिए जा सके डेवलपर्स को और घर खरीदारों को, उस पे फोकस रहेगा। रेंटल हाउसिंग पर फोकस रहेगा, ग्रीन हाउसिंग पे फोकस रहेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जो टाउनशिप डेवलप की जाए उस पे फोकस रहेगा। तो महाराष्ट्र के शहरी इलाकों पर फोकस रहेगा जहां पर हाउसिंग की कमी है, क्योंकि जिस तरह से हाउसिंग फॉर ऑल का सरकार का लक्ष्य है, केंद्र सरकार का लक्ष्य है और उसको पूरा करने के मकसद से ये नई पॉलिसी का ऐलान किया गया है। और 18 साल बाद महाराष्ट्र के अंदर नई हाउसिंग पॉलिसी आ रही है। तो जो मुंबई से जुड़े हुए लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनियां भी है तो उनके लिए भी एक बड़ा डेवलपमेंट है और जो आम लोगों के लिए भी है, क्योंकि घर का सपना जो होता है वो हर किसी का होता है, अपने घर का सपना। तो वहां पर सरकार की कोशिश रहेगी कि किस तरह से उसको इंसेंटिवाइज किया जा सके। बिल्कुल, अपने आप में ही एक बड़ा डेवलपमेंट और अफोर्डेबल हाउसिंग पर भी फोकस रहेगा और पॉलिसी की खबर हमने आपको बताई थी। अब इस पर मोहर लगती हुई फाइनल अनाउंसमेंट कैबिनेट की तरफ से आती हुई नजर आ रही है। चलिए, स्पेस पर तो फोकस रहेगा ही और रियल एस्टेट सेक्टर भी आज ऑफकोर्स बाजार में कमजोरी और उसी कमजोरी के साथ रियल एस्टेट में डाउन ट्रेंड्स हैं, बट अदरवाइज रियल एस्टेट सेक्टर पिछले हफ्ते से ही लगातार बाजार को संभालने का काम कर रहा है। राजेश जी, एक डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी स्पेस से जुड़ा आईटीसी नतीजा आने वाले हैं। हालांकि नंबर्स 22 मई को आएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशंस नंबर्स से ठीक ठाक है। मार्जिन्स के फ्रंट पर शायद डेंट नजर आए, लेकिन रेवेन्यूज के फ्रंट पर बढ़ोतरी के आसार हैं। हालांकि इनके अलग अलग सेगमेंट्स हैं और सारे सेगमेंट के डेवलपमेंट पर नजर रखनी होगी, लेकिन नतीजों से ठीक पहले आईटीसी पर कोई टेक्निकल नजरिया? तो काफी नेरो प्राइस रेंज में स्टॉक पिछले कुछ दिनों से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और अगर हम स्टॉक को देखें तो मल्टीपल अटेम्प्ट में स्टॉक अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने में कामयाब नहीं हुआ है। स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही है। तो हमें लगता है जब तक 442 का लेवल ये हायर साइड पे ब्रीच नहीं करता है, थोड़ा कंसोलिडेशन ही रहेगा। डाउन साइड में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक के लिए वो करीब है 425 के आसपास। अगर ये 425, 445, 440 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बड़ा ब्रेकआउट इसका 445 के ऊपर होगा। अगर वो होता है तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 458, 462 की तरफ आते हुए दिख सकता है। मिलती हुई आईटीसी पर नजर रहेगी। नतीजे आने वाले और नंबर से ठीक पहले स्टॉक के मूव्स पर एक नज़र रखनी होगी। लेकिन इस बीच बाजार और इंडेक्सेस पर फोकस होना चाहिए। गिरावट और गहराती हुई और मिड कैप इंडेक्स पर भी एक बार देखना चाहिए, बिकॉज 1000 अंकों की बिकवाली मिड कैप में भी देखने को मिल रही है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो कमजोरी है ही। 24,800 से नीचे 24,700, अब 24,700 के स्तरों पर भी तोड़कर इस वक्त अगर देखें तो दिन के निचले स्तरों पर ये स्टॉक निफ्टी इनफैक्ट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में ईएमएस वाले स्टॉक्स जो हैं ये फोकस रेडार पर हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज ऑफकोर्स नतीजों का इम्पैक्ट नंबर्स के रिएक्शन नजर आ सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पर भी नजर होनी चाहिए। 4.25% की तेजी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में राजेश जी नजर आ रही है। तो ये स्टॉक में भी अगर हम देखें तो काफी
बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में वापस यहाँ पे एक रिकवरी का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो एक टाइम करेक्शन यहाँ पे होते हुए दिखा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 15 से 20 वीक स्टॉक ने एक नैरो प्राइस रेंज में ही बिताया है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है जो कि ये करीब 780-800 के जोन में, जब तक ये इसके ऊपर बना हुआ है हमें लगता है कि स्टॉक में एक पुल बैक का ट्रेड बन सकता है, जो कि स्टॉक को वापस 880-900 की तरफ लेके जा सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, बाय एंड एक्यूमुलेट की स्ट्रेटजी रहेगी। 780 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो है अब राजेश जी बताते हुए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे। लेकिन अभिषेक, बाजार में आज जो है गिरावट आई है। एक्सपेक्टेशंस था कि थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन ज़्यादा ही गिरावट देखने मिल रहा है। 24,700 के लेवल्स को भी ब्रेक कर दिया। अब अगला सपोर्ट जो है ऑफकोर्स 24,500 पे जो है पोजिशनल ट्रेड है। इस पे जो है ऑफकोर्स जो है राय आ रही है सब टेक्निकल एनालिस्ट की, लेकिन कुछ सवाल उठते हैं। वैल्यूएशन की चिंता भी थोड़ी बड़ी है। लगता है निफ्टी पी जो है 6 मंथ्स के लेवल्स के हाई लेवल्स पे आ गई है, ऑलमोस्ट 22 पे, और जो 2 लेवल्स पे है 2 साल के लेवल्स पे बात करें तो उसका औसत जो है लगभग 22 पे है। तो अभिषेक ज़रा बताएंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट रीजंस है आप जो पॉइंट आउट किए हैं। शरद, देखिए अभी तक तो हम यही मान के चल रहे हैं कि ये प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर इतनी तेज गिरावट आई क्यों। तो कुछ रीजंस हमने निकालने की कोशिश की है। पुख्ता तौर पर नहीं किया जा सकता कि हाँ यही रीजंस हैं आज बाजार के गिरने के पीछे। उसमें कुछ सवाल भी हैं, कुछ फैक्ट्स भी हैं जो हम सामने रखना चाह रहे हैं। पहली चीज़ ये कि जो आप वैल्यूएशन की बातचीत कर रहे हैं, देखिए लास्ट टाइम जब एफआईज ने बाजार से दूरी बनाई थी तो वैल्यूएशन एक कंसर्न बना था एफआईज के लिए, और वैल्यूएशन फिर से थोड़े से हीटअप होते हुए दिख रहे हैं। 22.2 पर आ गया है निफ्टी का 6 महीने का पीई, और अगर आप 2 साल का औसत देखेंगे तो वो है 22.2 और 22.3 का आंकड़ा है। तो ये एक चिंता है। यूएस के साथ ट्रेड डील को लेकर नज़र है। ल्यूटनिक के साथ हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की तस्वीरें आई हैं। देखते हैं कि किस तरह की डील स्ट्राइक होती है। उसको लेकर थोड़े निवेशक चिंतित हैं, वेट एंड वॉच वाले मूड में हैं, और थोड़े से ऑप्टिमिज्म इसलिए भी है कि चाइना के साथ और यूके के साथ डील कर ली है अमेरिका ने। क्या भारत के साथ भी उसी तरह पर डील होगा, इसको ये देखने वाली चीज़ होगी। वैल्यूएशन को लेकर क्या एफआई सतर्क होंगे, क्योंकि हमने देखा कि कल के सत्र में 500 करोड़ रुपए की हालांकि छोटी सी सेल का फिगर आया है कैश मार्केट में, लेकिन सेल का फिगर तो है। और चाइना की इकोनॉमी को लेकर स्टिमुलेट करने को लेकर वहां के सेंट्रल बैंकर्स ने रेट कट करने का फैसला किया है। तो क्या फंड फ्लोज यहां से मूव होंगे, इस पर नजर रखने वाली चीज जरूर होगी। कच्चे तेल को लेकर भी थोड़ी सी चिंता जरूर है, क्योंकि ये ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर टॉक्स जो चल रहे हैं वो डीरेल हो सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर से सप्लाई सप्लाई को लेकर तनाव बढ़ेगा। एक और चीज़ की बाजार अब चला बहुत है, कुछ जो ट्रिगर आए बड़े बड़े उन पर रिएक्शन दिया, लेकिन यहां से चलने के लिए कोई बड़े ट्रिगर दिख नहीं रहे हैं। तो ये भी चीज़ हो सकती है कि बाजार लगातार 3 सत्र से कंसोलिडेट होकर आज गिरावट का रुख दिखा रहा है। और आखिर में अगर ट्रिगर बनना है तो क्या ट्रिगर बनेगा, क्या वो ट्रिगर रेट कट बनने वाला है। जून का महीना क्रूशियल है, आरबीआई की भी क्रेडिट पॉलिसी आएगी दरों को लेकर, और इसके अलावा यूएस फेड भी ब्याज दरों को लेकर फैसला लेगा। तो ये कुछ ट्रिगर्स भी हैं, कुछ सवाल भी हैं, कुछ फैक्ट्स भी हैं, और हम बाजार क्यों गिरा है इसको एसेस करने की कोशिश कर रहे हैं। चला आज ठीक है, तो 1 से सवा मिनट के आसपास का समय अब रह गया है बाजार बंद होने में। सीधे चलते हैं क्लोजिंग की तरफ। जैसी आज उम्मीद हमने की थी आज सुबह के सत्र में, वैसी क्लोजिंग तो नहीं मिल रही है। क्लोजिंग मतलब अच्छी होने की आज उम्मीद थी, लेकिन देखिए 24,700 ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट था, और इसका जिक्र हमने किया था। क्लोजिंग बेसिस पर देखते हैं कि बचता है नहीं बचता है, 5-10 पॉइंट इधर उधर कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन करीब 225 अंकों के आसपास की गिरावट आज हमने निफ्टी में देखी है। निफ्टी बैंक की बात करें, 500 अंकों के आसपास की गिरावट आज के सत्र में रही। मिड कैप स्मॉल कैप जो लगातार 6 सत्र से चल रहे थे, 6 सत्र में मिड कैप ने करीब 7-7.5% जोड़े थे, स्मॉल कैप ने करीब 10% जोड़ लिए थे। आज उस पर ब्रेक लगा है और प्रॉफिट टेकिंग साफ तौर पर वहां पर हमें दिख रही है। आज निफ्टी की अगर हम गेनर्स की बात करें तो कोल इंडिया हिंडाल्को, चाइना से जो रेट कट वाली जो खबर आई, माहौल थोड़ा सा अच्छा हुआ है, डिमांड बढ़ने की उम्मीद है चाइना में, तो मेटल कंपनीज को फायदा होगा, उसके चलते बाइंग होती हुई दिखी। टाटा स्टील भी चला, तो आज मेटल में सिलेक्टिव बाइंग रहा, लेकिन आईटी ने अपने गेन सरेंडर कर दिए।
नेस्डेक में अच्छी तेजी कल हमने देखी थी लोअर लेवल से, लेकिन आईटी आज कमजोरी के साथ बंद होने जा रहे हैं। इन्फोसिस हल्के से गेंस के साथ क्लोज कर रहा है। इटर्नल, जोमेटो 2 सत्र से लगातार ये शेयर गिर रहा है। ऑटो स्टॉक्स में हमने बड़ी तेजी देखी थी, लेकिन ऑटो स्टॉक्स में आज काफी ज्यादा कमजोरी रही। हीरो मोटो, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी ये 3 से 3.25% के आसपास गिरावट के शिकार हुए। आयशर का शेयर भी आज टूटा। और कंजम्पशन वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो नेस्ले एक और पिक रहा, जहां पर हमने 2% से ज्यादा की आज के सत्र में गिरावट देखी है। डीएलएफ के नंबर मजबूत। इसके अलावा हम देख रहे थे कि हमारे एक्सपर्ट्स का भरोसा भी था, 3% ऊपर ये शेयर बंद हुआ है। नायका में मोमेंटम बरकरार है, 2% 1.5% के आसपास की तेजी हमने देखी है। इसके अलावा अगर हम एनर्जी पैक की बात करें तो गेल में 1% की तेजी रही और सीएससी में करीब 1 से 1.25% के आसपास की तेजी रही। लेकिन कुल मिलाजुला के आज का सत्र हम कहेंगे कि निराशाजनक ये निश्चित तौर पर रहा है। एडवांस डिक्लाइन भी आप देखिए, 810 शेयर चढ़े हैं और 1900 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए हैं। और दुख की बात ये रही कि मेटल और आईटी इंडेक्स के लेवल पर आज इनमें हमने कमजोरी देखी। ये हेवीवेट्स के लेवल आप देखिए, टीसीएस आधे % नीचे, एचडीएफसी बैंक करीब 1% नीचे। रिलायंस के शेयर से भी आज बाजार को सपोर्ट नहीं मिला, तो दिग्गजों का सहारा ना मिलना और सेकेंड हाफ में ये मूड का डिटरेट होना। और आज हम देख रहे हैं कि जो क्लोजिंग निफ्टी की हुई है वो ये 24,700 के अहम सपोर्ट के नीचे। क्या 24,500 अब यहां से निफ्टी का नीचे की तरफ अगला पड़ाव होगा? बाय ऑन डिप्स करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें अब हम कल देखेंगे। और ढेर सारे ग्लोबल ट्रिगर्स भी होंगे, उसको साथ में जोड़ के आपकी रणनीति बनाने की हम कोशिश निश्चित तौर पर करेंगे। फिलहाल इस शो को यहाँ पर समेटने का समय हो गया है। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और आज तमाम शेयरों को लेकर अपनी रणनीति हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल मानसी को, शरद को और मुझे आप इजाजत दे सकते हैं, लेकिन ईटीएन और सुदेश के साथ आप बने रहिए। खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार रहेगा बरकरार।